अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं मेहमुनी बासिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ जनाब आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज जो सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं ना, वो हम घर के बारे में बात करेंगे। आज का मौजू इस बारे में है कि हम अपने घर को घर कैसे बनाएं, ख़ानदान की यूनिटी को कैसे बरकरार रखें इस दौर में जहां 100 तरह की मजबूरियों और उन मजबूरियों के बायस घर के अफराद को किसी दूसरे शहर या बाहर के मुल्क जाना पड़ता है। इस वजह से बहुत सारी दूरियां पैदा हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में ये बड़ा ज़रूरी होता है कि घर वालों की मोहब्बत को बरकरार रखा जाए, दूरी के बावजूद भी करीबी रिश्तों को जोड़ कर रखा जाए। और मैं कहूँगी कि ये एक हकीकत है कि जदीद दौर में मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर ख़ानदान के जो अफराद हैं वो एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं या हमारे घर के अफराद होते हैं जो कि तालीम हासिल करने के लिए घरों से दूर रहते हैं, रोज़गार हासिल करने के लिए, या और भी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। लेकिन दूरी का मतलब ये नहीं होता कि मोहब्बत और ताल्लुक़ में दूरी आ जाए। हाँ, फासला ज़रूर आ जाता है लेकिन मोहब्बत में नहीं आना चाहिए। असल बात यह है कि हम किस तरह दूरी के बावजूद भी अपने करीबी रिश्तों को बरकरार रखते हैं, उसकी खूबसूरती को बरकरार रखते हैं। पहला और बड़ा ही अहम तरीका है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी आप मौसर बातचीत करें। आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए बड़ी चीज़ें आसान कर दी हैं कि हम अपने अजीज़ों के साथ राब्ते में रह सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं ना, हम आसानी से उनसे बात करते हैं। फ़ोन कॉल्स पे बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल्स पे बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। और इससे क्या होता है, इससे फ़ासला मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कितना ज़्यादा फ़ासला है हमारे दरमियान। वैसे भी फ़ासला दिलों को नहीं, बातचीत में कमी लाता है और उसकी वजह से बाकी मसले फिर पैदा होते हैं। जो लोग घर से दूर रहें उन्हें भी सोचना चाहिए कि वो अपनी मसरूफ़ियात में से थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने घर वालों के लिए वक्त निकालें। बिल्कुल भी उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जा सकता क्योंकि वो घर से दूर होते हैं, उन्होंने काम काज पे जाना है, उन्होंने अगर तालीम के लिए गए उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ जाना है, फिर उन्होंने घर आके ख़ुद अपना काम खुद करना है, खाना बनाना है, हर चीज़ करनी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी उनसे ये रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से ना थोड़ा सा वक्त अपने घर वालों के लिए निकालें, अपने अजीज़ों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए निकालें। बात चाहे आप कम करें या ज़्यादा करें लेकिन बात ज़रूर करें। ये जो एक एलिमेंट है ना कि हम बिल्कुल बात करना छोड़ देते हैं, इसको कभी भी अपनी ज़िंदगी में आपने नहीं लेकर आना। दूसरा तरीका है इमोशनल अवेलेबिलिटी का, यानी कि जज्बाती तौर पर आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें, एक दूसरे के लिए मौजूद हों। ख़ानदान और घर से बाहर रहने वाले जो अफराद हैं इस बात को ज़रूर समझें कि सिर्फ बातचीत कर लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि खुशी में, गमी में शिरकत करना बड़ा ज़रूरी होता है। वो ज़रूरी नहीं है कि आप फ़िज़िकली शिरकत करें, आप इमोशनली उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। जब कोई मुश्किल वक्त हो तो हम उस तरह अपने अल्फाज इस्तेमाल करें कि दूरी के बावजूद हमारे जो अजीज़ हैं, हमारे जो प्यारे हैं, हमें अपने करीब महसूस करें। और वैसे भी ये बात सच है कि मोहब्बत की सच्ची आजमाइश तो होती ही दूरी में, तो इन फासलों की वजह से अपनी क़ुर्बत में कमी ना आने दें। तीसरा जो तरीका है वो है कंसिस्टेंट एफ़र्ट्स, यानी मुस्तकिल कोशिश करते रहें आप, राब्तों में तसलसल आपके हो, इस्तकामत मौजूद हो। और इस सब में छोटी छोटी सी जो एफ़र्ट्स हैं ना उनको मत भूलें, वो भी बड़ा मायने रखती हैं। जैसे लिख कर कोई आप पैगाम भेज रहे हैं, कभी आप कहीं बाहर सैर को गए हैं तो आपने कोई वीडियो बना के भेज दी, आपने कोई तस्वीर भेज दी। बाज़ औक़ात तो सिर्फ हाल पूछ लेना ही मेरे ख्याल से काफ़ी होता है। हम समझते हैं कि खूनी रिश्ते खूनी होते हैं और उनमें दूरी नहीं आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। आप कोशिश करना छोड़े ना, खुद ब खुद दूरियां पैदा होना शुरू हो जाती है। मोहब्बत का जो भी रिश्ता है वो आपकी कोशिशों का मोहताज होता है। चौथा तरीका वो भी आपके साथ शेयर कर दें, शेयर्ड एक्टिविटीज़, यानी एक जैसी सरगर्मियों में मशगूल रहे।
तो दूरी के बावजूद हम मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। मसलन ऑनलाइन गेम्स खेल लें, एक साथ किताब पढ़ लें, कोई फिल्म देखना, ये हमारे काम बहुत आ सकता है। हम इस तरह के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ना, और इनकी मदद से हम अपने रिश्तों को मज़ीद गहरा कर सकते हैं। आखिरी और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट तरीका, अंडरस्टैंडिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी होना आपके अंदर, यानी कि समझदारी और मिजाज में थोड़ी सी लचक पैदा करें। हमें ये भी समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मुख्तलिफ ममालिक में वक्त का फ़र्क होता है, तो वहाँ रहने वालों की मसरूफियात और ज़िंदगी के और पहलुओं की वजह से कभी कभी हो सकता है कि आपको फौरी जवाब ना दिया जा सके। तो इस पर समझौता करें, इस पर अंडरस्टैंड करें उनकी सिचुएशन को, उनको मजबूर मत करें या और उनकी मजबूरी भी समझने की कोशिश करें। यही समझदारी होती है। और याद रखें कि दूरी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि रिश्ते कमज़ोर हो जाएं। अगर हम मोहब्बत, एहतराम और मुस्तकिल कोशिश करते रहें ना, तो अपने अजीज़ों के साथ जुड़े रहें, तो फासला महज एक लफ्ज़ बनकर रह जाता है। और इसका जो एहसास है ना, वो भी नहीं हो पाता है जब आप इन तमाम तर चीज़ों को साथ लेकर चल रहे होते हैं। अब असल बात तो हमारी चाह पर होता है और हमारे इरादे पे होता है। वो एक मशहूर मिसरा भी है किसी शायर का कि दूरियां कुर्ब के शोलों को हवा देती हैं। तो यही पैगाम है बस कि बेशक आप जितने मर्ज़ी दूर हैं, आपका फ़ासला जितना मर्ज़ी है, लेकिन वो फ़ासला आपकी मोहब्बत के अंदर नहीं आना चाहिए, वो फ़ासला आप लोगों के रिश्तों के अंदर नहीं आना चाहिए। आप जहाँ पर भी बैठे हैं, आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहिए। आप फ़ोन कॉल्स पे आप एक दूसरे का हाल चाल पूछ सकते हैं, और सिर्फ हाल चाल ना पूछे, इमोशनल अवेलेबिलिटी भी होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आज का हमारा पैगाम था। उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई जो चीज़ है इसके अंदर आपको ज़रूर उससे आप कनेक्ट किए होंगे और उसके ऊपर आप ज़रूर अमल दरामद भी करेंगे। अब एक और चीज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है और बड़ी मज़े की चीज़ है। हम जैसे लोग जो हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, हमारे लिए ये मेरे ख्याल से अशद ज़रूरत होती जा रही है इस तरह की ऐप्स की। आपको पता है वैसे भी डिजिटल दौर है, डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जाते जा रहे हैं, तो अब ऑनलाइन हर चीज़ हो रही है। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क है जहाँ पर अक्सर लोग बिजली के बिलों के हवाले से शिकायत करते नज़र आते हैं। कभी बिल ज़्यादा आ जाता है, कभी जो रीडिंग है वो गलत होती है, और कभी सारिफ को पता ही नहीं होता कि असल यूनिट्स उसके कितने इस्तेमाल हुए। अब ऐसे में आपको एक खुशखबरी दूँ कि ऐसे में मेरा मीटर मेरी रीडिंग ऐप है, ये एक इनकलाबी कदम है। नई ऐप आई है मार्केट में और जिसने सार्फिन को बाइख्तियार बनाने की सिमत एक मुस्बत कदम उठाया है। अब ये जो ऐप है ये हम सबको सहूलत देती है। वो किस तरह देती है कि वो ख़ुद अपनी बिजली की रीडिंग लेकर मुतल्लिका इदारे को हम भेज सकते हैं और इस बुनियाद पर हमारा बिल तैयार किया जाएगा। यानी ना सिर्फ आपकी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट होगी, दुरुस्त होगी, बल्कि अंदाज़ों पर जो मबनी इजाफी बिल आते हैं ना, हमारी उससे भी जान छूट जाएगी। तो है ना कितनी मज़े की ये चीज़। इसमें और भी क्या क्या फ़ीचर्स है, क्या क्या चीज़ें, वो भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आपने ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करके आपने उस ऐप के ऊपर ख़ुद को रजिस्टर्ड कराना है। जो चंद आसान मराहिल हैं जिन पर मुश्तमिल है वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आपने कराना है। एक बार जब आप रजिस्टर हो जाएंगे ना, तो हर महीने एक मखसूस तारीखें होंगी जिसमें आपसे कहा जाएगा कि आप अपने मीटर की पिक्चर लें या रीडिंग वहाँ पर दर्ज करवाएं। इसके बाद ये जो मालूमात हैं ये बिजली की कंपनी को बराह रास्त पहुंच जाएंगी। ऐप ना सिर्फ बिजली की जो रीडिंग है उसको सेफ रखती है, बल्कि आपके पिछले महीनों का जितना भी डेटा होगा ना, वो भी आप उसमें बार बार देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, डबल चेक कर सकते हैं। यानी कि आप आसानी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस महीने ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं और क्यों हुए हैं, और अगर इजाफी यूनिट्स लगें तो आप उसकी भी कंप्लेन कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे बिजली के इस्तेमाल में एक तो बचत की तरफ भी हम एक कदम उठा सकते हैं। दूसरा ये कि इस ऐप के फ़ायदे ये हैं कि सार्फिन को अंदाजे पर मबनी बिलों से निजात मिलती है। अब दुरुस्त रीडिंग की वजह से इजाफी बिल नहीं आएगा और जो सारिफ है वो गैर ज़रूरी अदायगियों से भी बच जाएगा कि जो भारी भरकम बिल आते हैं ना,
वो भी नहीं आएंगे। हम चेक कर सकते हैं कि आया कितने यूनिट्स हमने यूज़ किए हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारा बिल आया कि नहीं। एक ये चीज़ होगी। दूसरा ये कि आप जितनी भी आपकी पुरानी रीडिंग्स हैं अपने मीटर की और बिल के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें आपके इस ऐप के अंदर सेफ़ रहेंगी, जिन्हें बाद में आप आसानी से देख सकते हैं। चूँकि रीडिंग आप ख़ुद दे रहे होंगे तो इदारे पर जो इल्ज़ाम तराशी या जो शिकायत भी हमें कभी कभी हमें हो जाती है ना, हमें लगता है कि जो रीडिंग लेने आते हैं लोग वो शायद ज़्यादा रीडिंग लेकर चले जाएंगे, तो ये भी एक मसला ख़त्म हो जाएगा। अब ये ऐप ख़ास तौर पर उन सारफीन के लिए इंतहाई मुफीद है जो घरेलू या छोटे कारोबारी सारफीन हैं और जिन्हें अक्सर बिजली के बिलों पर मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं। देही इलाकों में जहाँ मीटर रीडर्स अक्सर वक्त पर नहीं पहुँचते, वहाँ ये ऐप एक नेमत के तौर पर काम कर सकती है। आखिर में एक अहम बात ये कि ये कदम सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये जो इनिशिएटिव लिया है, बल्कि ये एक मुहिम है आवाम को बाखबर बनाने के हवाले से, उनको ख़ुद मुख्तारी देने के हवाले से और उनको जो निज़ाम है यहाँ का उसको शफाफ बनाने के हवाले से। अब कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करनी है कि आपने इसके ऊपर खुद को रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन कराने का तरीका ये है कि आप गूगल प्ले पे जाएँ या ऐप स्टोर पर जाएँ, आपके पास जो सा भी स्टोर है उस पर मेरा मीटर मेरी रीडिंग ऐप का नाम लिखें, वो आ जाएगी, उसको इंस्टॉल करना है। दूसरा आपने ये करना है कि नया अकाउंट किस तरह बनाना है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर लिखा होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, अपना नाम अपने लिखना है, वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, शनाख्ती कार्ड लिखना है और सारिफ नंबर वहाँ पे अपना दर्ज कर देना है। फिर क्या होता है, फिर आपका मोबाइल पर आपको एक कोड आएगा जिसको OTP कहते हैं, जो कोड आएगा वो आपने दर्ज करके तस्दीक करनी है, ठीक है, कि आप ही हैं ये। दूसरा ये कि मीटर की जो तफसील है ना वो भी उसमें शामिल की जाएगी। फिर बिजली की जो कंपनी और मीटर नंबर है वो भी आपने सेलेक्ट करना है कि आपका मीटर नंबर आपको पता होना चाहिए, उसमें आप सेलेक्ट करेंगे कि ये है और आपके इलाके को कौन सी बिजली की जो कंपनी है वो लगती है वो भी आपको पता होना चाहिए, उसका भी एक सेक्शन होगा, वो भी आपने सेलेक्ट करना है। दूसरा ये कि अब हर महीने मीटर की जो रीडिंग है या जो पिक्चर है ना वो ऐप के ज़रिए आप आसानी से ना खींच के वहाँ पे अपलोड करेंगे और वो जो बिजली का इदारा है ना वहाँ तक वो आसानी से पहुँच जाएगी। तो आपको ये झंझट से आप निकल आएंगे कि जी वो बिजली रीडिंग करने वाला बंदा आया है, वो फिर आपसे पूछेगा हाँ जी आपका जो है ना वो कौन सा है, मीटर कौन सा है, फिर आप उसके सर पे खड़े होंगे कि ये गलत रीडिंग तो नहीं लेकर जाएगा, ये उतनी ही रीडिंग है ना जितनी लेकर जाएगा। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, ये बाकी सारी जो चीज़ें शिकायत हैं उससे कह लें कि बचने के लिए ये ऐप तैयार की गई है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो आप ये ज़रूर इसको देखिएगा और इसको डाउनलोड भी कीजिएगा और इसको इस्तेमाल भी कीजिएगा ताकि हम सबको इससे फ़ायदा हासिल हो। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अहमद हमाद साहब मौजूद है, कौन सी किताब लेकर आए हैं वो उनकी तरफ चलते हैं। जी प्रोफेसर साहब। आज की जो किताब है वो दुनिया की मशहूर तरीन किताबों में से एक है और इसको बहुत पढ़ा गया और इसने दुनिया में एक तहर्रुक, एक वेव पैदा कर दी और वो है मेटामॉर्फोसिस, द मेटामॉर्फोसिस। ये जो इनकलाब होता है यानी मुनकलिब हो जाना एक रूप से दूसरे रूप में, इसको कहते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस बायोलॉजी के लोग जानते हैं कि किस तरह कैटरपिलर मेटामॉर्फोसिस के अमल से गुज़र कर एक मैच्योर बन जाता है इंसेक्ट। तो ये कहानी किसने लिखी? प्राग में पैदा होने वाले फ्रांज काफ्का ने जर्मन ज़ुबान में लिखी। और फ्रांज काफ्का बेहद दिलचस्प शख्सियत हैं। एक तो ये कि वो छोटी उम्र में ही फ़ौत हो गए, दूसरा ये कि इन्होंने जितना लिखा उसमें से ज़्यादातर चीज़ें अधूरी छोड़ दी और अधूरी छोड़ने के बाद भी अपने दोस्त को ये वसीयत की कि मेरी कोई लिखी हुई चीज़ मेरे मरने के बाद छापना नहीं बल्कि जला देना। वो तो उस दोस्त का भला हो कि उसने ये बात नहीं मानी तो उसने छाप दी और हम तक ये पहुंच गई। और ऐसी शानदार चीज़ें हैं कि इनको बाज़ नक़ाद ये कहते हैं कि ये इस सदी के यानी 20वीं सदी जो गुज़श्ता सदी थी उसके दांते हैं। दांते वही जो डिवाइन कॉमेडी वाले। तो इतना शानदार काम है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जर्मन ज़ुबान में गोएटे के बाद अगर अच्छी नसर लिखी गई है तो वो इन साहब ने लिखी है, क्योंकि इन्होंने अलामत का सहारा लिया, रियलिज़म को फैंटेसी के साथ मिलाकर इस तरह की इमेजरी क्रिएट की और इस तरीके से कहानी सुनाई कि हम
अपने मुआशरे की तरफ देखते हैं तो उधर से हमें परेशानी होती है कि हम किस मुआशरे में आ गए, फिर अपनी ज़िंदगी की तरफ देखते हैं तो दहशत ज़दा हो जाते हैं कि ये कैसी ज़िंदगी है। और एक जो उस ज़माने में वजूदी फ़लसफ़े की एक जो लहर थी, उसमें एक बहुत बड़ा जो फ़िक्शन से कंट्रीब्यूट करने वाला शख्स था, वो ये था फ्रांस काफ्का। द मेटामॉर्फोसिस का जो बुनियादी किरदार है वो ग्रेगर का है। एक रात वो सेल्समैन है और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता है। एक रात वो सोता है, जब सुबह जागता है तो वो देखता है कि वो कीड़ा बन चुका है। वर्मिन ये इस्तेमाल किया और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कीड़ा बन चुका है। तो ये हैरान कुन है ना, यहीं से बंदा चौंक जाता है कि ये कैसे हो गया। तो बस इसीलिए मैंने कहा था कि फैंटेसी को रियलिज़म के साथ मिक्स करके कुछ इस तरह। तो वो देखता है उसकी बैली भी मुख्तलिफ है, उसके हाथ पाँव भी मुख्तलिफ हैं। तो वो समझता है कि ये एक बुरा ड्रीम है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, क्योंकि घर वाले कर्ज़े में जकड़े हुए हैं, मुझे पैसे जो हैं वो इकट्ठे करने पड़ते हैं। बहन को म्यूज़िक स्कूल में भेजने के लिए भी मैंने अलग से पैसे जमा किए हुए हैं। कर्ज़े भी लुटाने होते हैं, क्योंकि बाप का जो कारोबार है वो 5 साल पहले तबाह बर्बाद हो गया था। तो वो सर झटक के कहता है कि ओहो मैं तो लेट हो गया, 5 बजे की मैंने ट्रेन पकड़नी थी, 6:30 हो गए, अब मुझे लोग आएंगे तंग करेंगे। तो यानी अपना जो कीड़ा बनी हुई हालत है उसको वक्ती तौर पे इग्नोर करके इस तरफ मतवज्जो हो जाता है। तो इन द मीन टाइम उसकी वालदा दरवाज़े पे दस्तक देती है, तो ये उनको जवाब देने की कोशिश करता है। तो आवाज़ भी बदली हुई है, ज़ाहिर है कीड़े की आवाज़ क्या हो सकती है। तब वो ज़्यादा परेशान होता है कि ये तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हो गई। फिर उसका वालिद और वो जो है मैनेजर, जो उसका हेड मैनेजर है, वो आता है और आके दरवाज़ा किसी तरह तोड़ते हैं, अंदर देखते हैं तो ग्रेगर की जगह कीड़ा पड़ा होता है। तो परेशान हो जाते हैं और इसका वालिद जो है वो स्टिक पकड़ के इसको अंदर धकेलता है, तो उसमें वो ये ज़रा सा ज़ख्मी भी हो जाता है। अब बाकी घर वालों को भी पता चल चुका है, ज़ाहिर है कि ये कीड़ा बन चुका है। तो इसको नाश्ते में डबल रोटी और दूध दिया जाता है। तो वो देखता है दूध से इसको घिन आती है, और ये डबल रोटी अलबत्ता कुछ थोड़ी सी खाने की कोशिश करता है। बहरहाल बहन को थोड़ा तरस आता है, तो वो नई चीज़ें लेके आती है। तो उसमें से क्या चीज़ें खाता है, ये जो गंदी गली सड़ी सब्जियां, रॉटन साइड होती है वेजिटेबल की, इसका मतलब मुकम्मल कीड़ा बन चुका है। तो ये दिन गुजरते चले जाते हैं। ये कमरा जो है वो अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है। ये एक दिन छत पे लटका होता है, वहाँ बड़ा कंफर्टेबल होता है, देखता है इधर उधर। और फर्नीचर निकालने का एक दिन हुक्म होता है। बहन कहती है फर्नीचर निकाल दिया जाए, इसको क्या ज़रूरत है फर्नीचर की। जब फर्नीचर निकाल दिया जाता है तो एक पेंटिंग जो इसको पसंद होती है उसके सामने आगे खड़ा हो जाता है कि इसको नहीं निकालना। वालदा अलबत्ता ये समझती है कि नहीं, फर्नीचर में ये शायद अपना दोबारा से ये ठीक हो जाए। बहरहाल कहानी मज़ीद आगे बढ़ती है, तो ये किराएदार रख लेते हैं इनके जो फादर हैं, ताकि अब ये तो कमा नहीं सकता ना, तो किराएदार रख लेते हैं। और एक दिन किराएदार भी जब इसको देखते हैं तो ये जो है ना वो कहते हैं कि नोटिस दे देते हैं फ़ौरन कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं। जो सफाई वाली आती है वो भी इसको तंग करती है। बहन इसके सफाई कमरे की करना आहिस्ता आहिस्ता कम कर देती है। जब वो किराएदार रखते हैं तो वो सारा सामान भी जंक काट कबाड़ इसके कमरे में इकट्ठा कर देते हैं। अब इसके लिए ज़्यादा सहूलत हो गई है, कीड़ा जहाँ पे रहना पसंद करता है कम रोशनी में और केव्स नुमा में। तो एक दिन फिर क्या हुआ कि बहन बाहर वायलन बजा रही है, तो ये वायलन सुनने बाहर जाता है और वहाँ पे वालिद इसका सेब मारता है ज़ोर से, जो इसकी कमर पे लगता है शदीद, और ये ऑलमोस्ट पैरालाइज हो जाता है। और फिर अंदर इसको फेंक दिया जाता है दोबारा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी ज़ख़म से इसकी मौत वाक़या होती है और इसको बाहर फेंक दिया जाता है। और वही बहन जो कि इसका बड़ा ख्याल शुरू में, जिसका ये ख्याल रखता था और वो भी कुछ थोड़ा बहुत ख्याल रखती थी, वो बहन कहती है कि चले हम नई ट्राम ले के नए घर में जाएं, और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ वो अपनी ज़िंदगी शुरू कर देते हैं और इससे जान छूटी। ये कहानी है जनाब द मेटामॉर्फोसिस की, कि कैसे एक शख्स कैसे बना। अब ये एक अलामत है, इंसान जदीद इंसान कीड़ा है। कैपिटलिज्म रिश्तों को तबाह बर्बाद कर रहा है। इंसान एलियनेट हो गया है, अजनबी हो गया अपने प्यारों के लिए। जब तक वो कमाने की मशीन बनना रहता है वो अजीज़ रहता है, जैसे ही वो नकारा हो जाता है वो कीड़ा बन जाता है। और उसकी मौत पे लोग खुशी मनाते हैं और लोग कहते हैं कि शुक्र है इससे छुटकारा हासिल हुआ। तो इस तरह की खौफनाक किस्म की ये कहानी है और आप पे बहुत ज़्यादा इसका असर होता है। जितना ज़्यादा आप पढ़े लिखे आदमी उतना ज़्यादा ये आपको मुतासर करती है। तो मेरा ख्याल है कि हर पढ़े लिखे आदमी को तो मेटामॉर्फोसिस ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका। ब्रेक लेते हैं यहाँ पे छोटी सी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं नाखूनों के हवाले से, लैशेस के हवाले से और साथ ही साथ बालों के हवाले से। ये नाखून और लैशेस एक ऐसी चीज़ है जिनके बारे में शायद हमने कभी बात नहीं की है कि इनकी हाइजीन का ख्याल भी किस तरह रखना चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे बहुत से लोगों को नाखूनों के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, और इसके अलावा पीले हो जाते हैं नाखून, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसे, फिर टूट जाते हैं जल्दी नाखून, तो उनके लिए क्या रेमेडीज़ हो सकते हैं, और ख़ास तौर पर कि वो प्रॉब्लम क्या है, किस तरह उसको हैंडल किया जा सकता है, उसका इलाज मुमकिन है या नहीं है। दूसरा कि आई लैशेज़ जो है ना, उसके लिए आजकल क्या क्या ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारी आई लैशेज़ बहुत ज़्यादा थिन हैं, या फिर उसके जो आई लैश के पलकें हैं हमारी, वो गिरना शुरू हो जाती हैं, तो वो किस वजह से होता है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स मार्केट में हैं, उस पर भी बात करेंगे। बालों की सेहत के हवाले से भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मरियम मंजूर ने आज हमें ज्वाइन किया है, क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर मरियम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर मरियम, आज हमने नाखूनों के हवाले से, बालों के हवाले से और लैशेस के हवाले से बात करनी। सबसे पहले नाखूनों के हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जी नाखूनों की हाइजीन का भी प्रॉब्लम होता है। दूसरा, बहुत से लोग कहते हैं जी नाखूनों के अंदर उनके फंगस हो जाती है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है। ये क्या इन्फेक्शन होता है, क्यों होता है? जी, अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि नाखून में मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास जो क्लिनिक में आते हैं, या इस तरह से जो जिनको क्रॉनिकली स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें अक्सर नाखून इन्फेक्टेड होते हैं। और वो क्या होता है, या कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं उनमें भी नाखून बहुत मुतासिर होते हैं। जैसे वो लोग जो गीला कपड़ों का काम करते हैं, डाइज़ का, या हेयर ड्रेसर्स और मेकअप आर्टिस्ट, और ये क्योंकि इनके नाखून जो है मुख्तलिफ चीज़ों से एक्सपोज होते रहते हैं, केमिकल से, तो नाखून की जो लेयर्स होती हैं वो थिन हो जाती हैं, और वो फिर ईजिली इन्फेक्शन कैच कर लेती हैं। ठीक है, जैसे शेफ्स हैं, ठीक है, होटल में काम करते हैं, या ऐसे इन्वायरमेंट या ऐसे प्रोफेशन जिनमें हॉट ह्यूमिड वेदर होता है, या वहाँ पे जगह गर्म होती है, तो उनमें इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाता है नाखून में। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली जो होता है वो फंगस ही होती है ज़्यादातर, और क्रॉनिक एक्जिमा जो होते हैं उसमें भी पेशेंट जो है उनके नाखून मुतासर होते हैं। और अक्सर पेशेंट आके कंप्लेन करते हैं कि नाखून भुरते हैं, दर्द होता है, झड़ जाते हैं, या फिर टूट जाते हैं, क्रैक ईजीली हो जाते हैं, और ये कि उनमें पेन भी होती है। ठीक है, तो उसमें सबसे वही बात सबसे पहले ज़रूरत आ जाती है कि आप ये देखें कि आप रोज़ाना क्लीनिंग करते हैं प्रॉपर। ठीक है, आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र जो कि हैंड पे लगाया वो इसी तरह से नेल को कवर किया हुआ हो। नंबर 2, फिर अगर जो इन्फेक्शन है उसके लिए तो आपको पास डॉक्टर के पास ही जाना होगा। वो डॉक्टर आपको देख के और दवाई का बताएगा। एक तो ये कि उसमें सबसे जो घर पे आप कर सकते हो ये कि नाखून को ड्राई रखने की कोशिश करें। अगर कोई ऐसा काम करते हैं कि जो जिसमें ज़्यादा देर नाखून गीले रहते हैं, या हाथ गीले रहते हैं, या बार बार धुलने वाला होता है, या सफाई या क्लीनर्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो फिर यही है कि धोने के बाद कोई सा भी मॉइस्चराइज़र या लोशन वगैरह लगाएं, सो दैट वो नाखून जो है उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए। ठीक है, और फिर अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए हमें दवाई ही लेनी पड़ेगी, वो तो हमें दवाई का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है नाखूनों के हवाले से, अगर हम अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, कि अगर नाखूनों की हाइजीन का भी ख्याल नहीं रखते हैं, तो इसका फिर क्या ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर नाखून, अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं हमारे नाखून पीले हो गए हैं, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या वजह हो सकती है? और जिनको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उनका क्या ट्रीटमेंट है? अच्छा, जो आपने देखा होगा कि आजकल नेल पेंट्स या इस तरह की ट्रीटमेंट्स या फ्लैशी जो नेल जेल्स वगैरह आ रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नेल्स को डैमेज करते हैं। कि जब आप नेल उतारते हैं, अक्सर 1-2 पेशेंट मेरे पास आए, वो कहते हैं कि हमने ना ज़बरदस्ती उतारने की कोशिश की, ग्लू ज़्यादा लग गया था या क्या, तो उसके साथ नेल प्लेट भी निकल आई और आधा नेल टूट गया, और उसके बाद वो ब्लीडिंग और बहुत सारा मसला उसको रहा, इन्फेक्शन हो गया। तो इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें लोग आजकल खुद करने की कोशिश कर रहे होते हैं घर पर या इस तरह से, तो उनको भी एक तो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 ये कि गुड क्वालिटी, जब भी आप नेल पेंट यूज़ करें तो गुड क्वालिटी नेल पेंट यूज़ करें, और रिमूवर भी अच्छा वाला, ताकि आप उसको टाइमली उतारें, सो दैट उस पर बहुत ज़्यादा देर स्टेनिंग ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर एक देखिए ना स्टेन लगा रहेगा तो डेफिनेटली वो नाखून पर भी इफेक्ट करेगा। और फिर तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि सफाई में क्या करें कि आप एक तो टाइमली उसको वॉश करें। ठीक है, और वॉश करने के बाद कोई भी एक अच्छा एक मॉइस्चराइज़र जो है वो आप साथ ही, जैसे नेल्स हैंड पे लगाते हैं तो नेल्स पे भी लगाएं। हैंड क्रीम आजकल बहुत अच्छी आ रही हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस में, उनको साथ इस्तेमाल करें। ठीक है, जिससे कि नेल का बैरियर अच्छा रहे। और जब इन्फेक्शन की बात आ जाती है तो इन्फेक्शन में देखिए
हमें ना डेफिनेटली मेडिसिन का ही इस्तेमाल करना होगा। हाँ। एक तो नेल को ड्राई रखना होगा और नंबर 2 हमें मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा। उसमें लगाने वाली भी होती हैं और खाने वाली भी होती हैं। सो वो सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। अगर 1 या 2 नेल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है तो हम यूजुअली लगाने वाली दवाई देते हैं, लेकिन अगर 4 या 5 से ज़्यादा नेल होते हैं तो फिर हम उन्हें खाने के लिए भी दवाइयों को खाने के लिए भी वो दे जी। देते हैं। चलिए अब कुछ पलकों के हवाले से भी बात कर लेते हैं। ये जो आई लैशेज़ है इनकी भी हिफाजत की जाती है और ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत से लोग कहते हैं हमारी आई लैशेज़ खुद ब खुद गिरना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ बीमारियां भी होती हैं जिनके अंदर आई लैशेज़ गिर जाती हैं, आईब्रोज भी गिर जाती हैं, ठीक है। सो एलोपेशिया एरेटा कहते हैं, जो बाल छट जिसे कहते हैं, उसमें अक्सर यहाँ के भी गिर जाते हैं। लेकिन कुछ और भी जिस्मानी बीमारियाँ होती हैं जिनके साथ ये वाला मसला हो सकता है। बट लेकिन जो अगर आपके थोड़े बहुत गिर हैं या इस तरह से, तो आप ये देखेंगे कि कोई मस्कारा या जो भी आप चीज़ों पर अप्लाई कर रहे हैं वो गुड क्वालिटी है, ज़्यादा देर रहेगा तो डेफिनेटली वो उसको जब चिपक जाएंगे आपस में, ये जुड़ जाएंगी, तो फिर उनको साफ वही बात है कि उसको अच्छे से वॉश करना, नीट करना, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा फेस वॉश करें, ठीक है। और उसके बाद आप इसको बेहतर करने के लिए जो रेमेडी के तौर पर कर सकते हैं वो कैस्टर ऑयल है। आप डेली एट नाइट कैस्टर ऑयल, बिल्कुल कैस्टर ऑयल लगाना चाहिए। इसके अलावा और कोई मैं आपको सजेस्ट नहीं। बहुत से लोग कहते हैं ना कैस्टर ऑयल लगाएं, या फिर जो कोकोनट ऑयल होता है वो भी आप अपनी लैशेस पे लगा सकते हैं। एक तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। एक तो ये कि वही बात है कि थोड़ा सा मॉइस्ट भी हो जाती हैं और थोड़ा जैसे वही बात है कि जैसे नेल्स पे हम लगाने के लिए बात करें तो इस तरह ये कि अगर बहुत ड्राई, रफ या ब्रिटल हो रही हैं तो उनसे थोड़ी बेहतरी आ जाती है। कोकोनट ऑयल वो यही है कि अगर थिक, कैस्टर ऑयल चूँकि थिक होता है तो गर्मियों में ज़्यादातर लोग उसे रिप्लेस कर लेते हैं कोकोनट ऑयल से। तो आप कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, तो उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उनका कोई नहीं। बस यही है कि आपने बहुत थोड़ा एक ही ड्रॉप लेके उसको ऐसे जैसे स्प्रेड कर लेते हैं, उस तरह से आपने से ब्रश से स्प्रेड कर देना। तो वैसे लोग कहते हैं उससे ग्रोथ भी होती है, वाकई उससे ग्रोथ होती है कि नहीं? उससे देखिए ऐसा चाहिए नहीं, लेकिन थोड़ी बेहतरी आ जाती है। ये जो ड्राइनेस या ब्रिटलनेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और ग्रोथ में डायरेक्ट ऑयल्स इतना जो है वो रोल प्ले नहीं करते। वो आपकी बॉडी से है कि अगर आपकी बॉडी में अच्छी न्यूट्रिएंट्स हैं, अच्छी खुराक है, सब कुछ है, तो वो फिर डेफिनेटली आई लैशेस भी अच्छा ग्रो करती है, अच्छी भी ग्रो करती हैं। अच्छा, दूसरा आजकल जैसे आई लैशेज़ लगाने का भी बहुत रवाज चला हुआ है ना, मसनूई जो आई लैशेज़, फेक आई लैशेज़ लगा रहे हैं जाके, और उससे क्या नुकसान हो सकता है हमारी अपनी जो नेचुरल लैशेज़ हैं उनको भी? बिल्कुल, अगर देखें ये फिर वही बात आ जाती है क्वालिटी के। अब आपको पता है कि इसकी प्राइस रेंज भी मुख्तलिफ है और नेचुरल हैं, सिंथेटिक हैं, किस मटेरियल की बनी हुई हैं और जिस ग्लू से लग रही हैं डेफिनेटली वो आपको मतलब इरिटेट तो नहीं करती, क्योंकि उससे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होने का खतरा होता है और यूजुअली होता है, लोगों को स्किन उतर जाती है। जैसे वो नेल्स को ज़बरदस्ती उतारें तो वो फट जाता है। इसी तरह यहाँ से भी लोग अक्सर आते हैं कंप्लेन करके कि जब हमने उतरवाई या उतारी या हमने घर पर उतारने की कोशिश की तो हमारा उससे ये स्किन उतर गई साथ। सो वो जाहिर बात है ग्लू जो है वो डेफिनेटली उसको डैमेज करता है। तो अवॉइड करें, कोशिश करें कि कम यूज़ करें, ऐसी चीज़ों को अवॉइड ही करें। वो ज़्यादा बेहतर है कि ये जो मार्केट में नई नई चीज़ें आ जाती हैं ना, तो ये या तो बहुत प्रोफेशनल बंदे से लगवाएं, बिल्कुल प्रोफेशनली लगवाएं और गुड क्वालिटी, हमेशा गुड क्वालिटी प्रोफेशनल बंदे से लगवाएं और क्वालिटी ज़रूर चेक कर लें कि किस तरह की क्वालिटी है, और तब जाके आपने इस तरह की चीज़ करवानी चाहिए ताकि आपके अपने फेस के साथ तो आप अपना ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें इस चीज़ को लेकर। तो ये तो चले हो गई हमारी पलकों की हिफाजत भी। बालों के वाले से लोग बड़ा कंसर्न होते हैं कि बाल इस मौसम में बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, हेयर फॉल बहुत हो रहा है, मेरा अपना इतना हेयर फॉल हो रहा है, क्या करें उसके लिए हम? अच्छा, हेयर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि क्या एज क्या है आपके। हेयर फॉल के मल्टीपल रीजंस होते हैं, ठीक है, तो उनमें हर एक को देखना होता है। लाइक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को भी हमें करेक्ट करना होता है। इसके अलावा हमें फिर ये देखना है कि क्या कोई हार्मोनल इश्यूज़ तो नहीं है। या फिर आजकल जो ये बहुत ज़्यादा हेयर केराटिन, हेयर बोटॉक्स, हेयर ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, कलरिंग और डाइज वगैरह, उनको भी देखना ज़रूरी है कि जो अब आप इतना नॉर्मल नेचर से हट के जब काम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी को डैमेज होता है। तो आपके बाल ड्राई, ब्रिटल, नॉर्मल, हर किसी के आजकल बाल ड्राई और ब्रिटल हैं। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लिए हुए हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका जब हेयर की जो उसकी सरफेस है वो स्मूथ नहीं रहती तो वो फिर फटता है, दो शाखे होना जिसे हम टू फेस्ड कहते हैं यूजुअली, तो बाल स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है, ब्रिटल हो जाता है और फिर टूटता है। लेकिन ज़्यादातर कहते हैं जी अगर आप बहुत ज़्यादा डाई करा रहे हैं इस वजह से आपके बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स होना शुरू हो जाते हैं, या फिर आपका शैम्पू अच्छा नहीं है उसकी वजह से भी आपके बाल गिर रहे हैं। वाकई ऐसा होता है? इन दोनों से फ़र्क पड़ता है, शैम्पू से भी और डाई कराने से भी? अच्छा, हेयर डाई जो अच्छी अमोनिया फ्री हेयर डाई हम रिकमेंड करते हैं कि आप अमोनिया फ्री हेयर डाई इस्तेमाल करें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कलर चेंज आप ना करवाएं, बिकॉज जैसे ही वो जाहिर बात है जितना ट्रीट होगा हेयर उतना ही ख़राब होगा। और बिल्कुल शैम्पू अगर अच्छा नहीं होगा तो वो डैमेज करता है
है, लेकिन ओनली शैम्पू जिसे कहते हैं ना कि खाली शैम्पू से आप हेयर ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर सकते या हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको इसके लिए इंटरनली भी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। लेकिन क्या रोज अपने बालों को धोना चाहिए हमें शैम्पू के साथ? अच्छा देखिए, जिनकी स्कैल्प ऑयली है, बालों में तेल निकलता है, कुछ पेशेंट आते हैं वो कहते हैं हमारा 4-5 घंटे से भी ज़्यादा नहीं गुजारा होता, हाँ। तो उनको तो धोना चाहिए। और उसमें हम रेकमेंड करते हैं कि आप जो SLS फ्री शैम्पू होता है, सल्फेट फ्री, वो यूज़ करें, ठीक है। और जितना कम मिकदार में शैम्पू ले सकें वो करें और डेली वॉश करें, ठीक है। और कोई लीव इन कंडीशनर्स या ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें जो आप बालों में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से फिर जाहिर बात है वो स्कैल्प को एक ग्रीजी कर देती है और उसकी वजह से फिर मजीद ऑयल निकलता है, तो वो ना इस्तेमाल करें। उस सिनेरियो में आप रोजाना की बुनियाद पर बिल्कुल कर सकते हैं, हेयर वॉश कर सकते हैं। अच्छा, लास्टली मुझे बताएं कि हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए वो ज़्यादा अच्छी है या हेयर मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि हेयर मास्क भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अच्छा, हेयर ऑयल जो है, फिर मैं आपको ये कहूँगी कि हेयर ऑयल एक जस्ट बैरियर या स्मूथनेस प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। हेयर से ऐसा ग्रोथ नहीं होती हेयर ऑयल से, ठीक है। सो लाइक कैस्टर ऑयल है, ये थोड़ा अच्छा है, मेडिकली इसके रीजंस भी हैं। रोजमेरी ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं सॉफ्ट ऑयल में, ठीक है। कोई भी हार्श इरिटेंट ऑयल लाइक तारे मेरा, सरसों, ये इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा सॉफ्ट आप ऑयल कोई सब इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें ऑलमंड आ जाता है, कोकोनट ऑयल आ जाता है, ठीक है। आप ये कैस्टर ऑयल आ जाता है, गर्मियों में कैस्टर ऑयल ना लगाएं क्योंकि वो निकलता ही नहीं है, ठीक है। और फिर जो हेयर मास्क हैं, अगर आप घर बना के इस्तेमाल करेंगे, कोई बहुत अच्छे वाले मास्क हो वो ज़रूर यूज़ करें, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट इस्तेमाल ना करें, अकॉर्डिंग टू योर हेयर नीड्स कि आपको कितनी ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करते हैं तो वो डैमेज कर देता है आपके बालों को भी। तो आज हमने लैशेस के हवाले से, नेल के हवाले से, बालों के हवाले से बात की है कि आपने इनकी हिफाजत भी किस तरह करनी है। तो हमारे साथ डॉक्टर मरियम मंजूर मौजूद थी। डॉक्टर मरियम, थैंक यू सो मच कि आप आई और इसके ऊपर बात किए। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तो जनाब, ये ऐप के हवाले से आप लोगों को कुछ चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सरसाइज के हवाले से बात करते हैं कि आज हमने बात करनी है जो हब्स का मौसम है, हब्स के मौसम में वर्कआउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये ऐसा बरसात का मौसम होता है ना जिसमें सारे कहते हैं कि खून पसीना एक हुआ होता है, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपको ना स्वेटिंग हो रही होती है। और तो स्वेटिंग जितनी हो रही होगी उतनी शायद आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही है और आपको फिर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो वाकई ऐसा है या ये सिर्फ बातें ही हैं? तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए रहमान अब्बास ने आज हमें ज्वाइन किया है, फिटनेस एक्सपर्ट है, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। रहमान, आजकल के हब्स वाले मौसम में इतनी गर्मी है, गर्मी इतनी नहीं है, हब्स बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह आपको पता है कि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो लोग कहते हैं कि ये वाले मौसम में खून पसीना वैसे ही एक हुआ होता है, तो इतना ज़्यादा एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाना चाहिए। वाकई नहीं जाना चाहिए, एक्सरसाइज इस मौसम में ज़्यादा करनी चाहिए। ये ना करो, वो ना करो, ये वाला मौसम, वो वाला मौसम, हमें बस जान छुड़ानी है, सिर्फ ना वजह चाहिए, रीजन हमें चाहिए होता है कि हम जिम ना जाएं। देखिए, मौसम कोई भी नया आता है उसकी कोई ना कोई रीजन बन जाती है। गर्मी बहुत आती है या विंटर में आप बहुत चले जाते हो, अच्छा जी बहुत सर्दी होगी, बहुत सर्दी है तो ना करें, क्या करें, वो बाकी गज़ाएं सारा कुछ चल रहा है। मौसम तंग करता है, नो डाउट। ह्यूमिड में जो बिगनर्स हैं उनको प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है। जैसे आई एम बिगनर, मुझे बस देखा देखी कुछ एक शौक चढ़ा है या मैंने वेट कम करना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं जिम चला जाऊँ। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसमें बेस्ट ये होता है कि आप इजी वर्कआउट से स्टार्ट करो और उसमें आप ब्रेक ज़्यादा ले लो, 1 से 2 मिनट की। ओवर स्वेट, ओवर जो है ना, आपको एग्जॉस्ट ना आप खुद को करो और प्रॉब्लम ना हो। जो यूज टू है, मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो अच्छा लगेगा कि मैं चाहूँगा कि मैं तो काम छोड़ के आज मैंने वर्कआउट करना और मैंने कहीं नहीं जाना। मैं प्रायोरिटी में अपने वर्कआउट को रखता हूँ। तो इसलिए, क्योंकि जाहिर बात है काम करना है तो वो बोलेंगे रहमान भाई नहीं फिट तो हमें फिट कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें काउंट करती है। मौसम इतना मैटर नहीं करता, बिगनर्स के लिए थोड़ा सा करता है। तो ये सिर्फ बातें ही है कि खून पसीना एक हुआ हुआ है तो एक्सरसाइज ना करें। देखिए, उसके साथ आपकी डाइट भी डिपेंड करती है। आप बहुत ज़्यादा जंकी फूड खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो और उसके अलावा पानी का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे, या पानी आप बहुत ज़्यादा पी रहे हो, मिनरल्स आपके आउट हो रहे हैं, विटामिन आप ले नहीं रहे, विटामिन सी, कैल्शियम, बाकी चीज़ों का आप ले नहीं रहे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस मौसम में मुझे कैसे चलना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप जिम में जाते हैं, आप अपने साथ
600 to 800 ml या हाफ लीटर जो है ना बॉटल रख के उसमें ग्लूकोज विटामिन सी डाल के लेके जा सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो तो आप ORS भी आप साथ रख सकते हो अपने बैग में। बट अगेन मैं बता रहा हूँ कि इस मौसम में अगर आपने बिगनर ने जिसने नया वर्कआउट शुरू किया है वो ब्रेक ले ज्यादा, एग्जॉस्ट ना हो। एक ट्रेनिंग की है 1 से 2 मिनट ब्रेक ले, देन उसको आगे लेके चले, तो बेस्ट है करना चाहिए। वैसे तो हर मौसम में देखें फिटनेस तो हर मौसम में चलती है। अब ये क्या करे कि वो सर्दियों का इंतजार करे और गर्मियों का इंतजार करे, फिर मैं जाके अपने आप को कम उतनी देर में बैंड ना बजे। लेकिन फिर जैसे दूसरी चीज ये बोली जाती है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है तो कैलोरीज तो ऐसे ही बर्न हो गई होंगी इतनी ज्यादा स्वेटिंग के साथ। मिथ बनी हुई है। यूजुअली जिम वाले भी उनको ये होता है ना, लोग देखते कहते हैं कि अच्छा जिम जाएंगे जितना ज्यादा स्वेटिंग होगी ना, जितना ज्यादा पसीना आएगा शायद उतनी ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। वैसे पसीने के साथ कोई है उसका ताल्लुक? देखिए ताल्लुक ऑब्वियसली है। देखिए अच्छा फैट बर्न कैसे होगी? आपको स्वेट होगा, आपका सिस्टम चलना है, ब्लड सर्कुलेशन होनी है। अब उसमें ये देखना है कि मैंने जिम जाने से पहले क्या खाया, कितनी कैफीन ली, अगर कैफीन नहीं ली तो मुझे ओवर स्वेटिंग क्यों हो रही है, उसकी वजह क्या बन रही है, तो ये सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। स्वेट ऑब्वियसली आपने अगर कैलोरीज बर्न करनी है तो स्वेटिंग तो होगी, बर्निंग कैसे होगी? वैसे तो नहीं ना कट के वो साइड पे गिरता जाएगा। अच्छा जी आपकी ऐसे होता तो क्या ही मजा आता। मैं कहता हूँ जी वो मशीन आती तो जिम भी खत्म हो जाए, चलो जी इस मशीन में डालो और फिट हो जाओ। क्या बात तो ओवर स्वेटिंग से बात हो रही है, ओवर स्वेटिंग से नहीं। ओवर स्वेटिंग अगर हो रही है तो उस दिन आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, तो मैं बेहतर यही कहूँगा कि आप उस दिन ब्रेक कर लो। जैसे सारे दिन नहीं होता, हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा आएगा कि ओवर स्वेटिंग होगी, मौसम का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ गई, आपने बहुत ज्यादा काम किया है, तब जाके आप वर्कआउट कर रहे हो तो ओवर स्वेटिंग, आप उस दिन ब्रेक कर लो। अगर आपको सेंस नहीं है, अगर सेंस है तो अपने साथ पानी लेके चलें, विटामिन सी डालें, हाँ ग्लूकोज डालें और ब्रेक ज्यादा लेके रिलैक्स होके बेसिक एक्सरसाइज करके घर आ जाए। परफेक्ट, ठीक है। अच्छा एक्सरसाइज की तरफ भी जाएंगे, लेकिन फिर अगर हमने एक्सरसाइज भी करनी है इस ह्यूमिडिटी में तो हमारा फिर डाइट किस तरह का होना चाहिए, डाइट प्लान किस तरह का होना चाहिए? बहुत हैवी फिर डाइट तो नहीं खानी चाहिए ना जिम गोइंग वालों को? देखिए नॉर्मली माइंड लोगों का ये बना हुआ है कि जिम वाले बहुत खाते हैं, जी बहुत खाते हैं, पड़े हुए हैं सारा कुछ। पोर्शंस में आपने खाना है, आपकी एनर्जी आपको मिले, ये नहीं कि आपका एब्डोमिनल आपने फिल कर, अच्छा जी मेरा पेट अब मैंने बहुत खाया जी बहुत खाया। पोर्शंस आपने लेने हैं, लेस कैलोरीज आपने फूड लेना है जो आपको एनर्जी दे, ना कि आपको फिलअप करे। आप उसको पोर्शंस में डिवाइड करके आप कर सकते हो। अगर मैं इस मौसम की बात करूं तो आपने ब्रेकफास्ट में लेस प्रोटीन, हम बात करें बिगिनर्स की, लेस प्रोटीन और कार्ब्स आपने लेने ताकि आपको एनर्जी बूस्ट होती रहे, लेकिन आपने गुड कार्ब्स लेने हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपने किस टाइम पे जाना है। आई थिंक इस मौसम के हिसाब से या तो आप अर्ली चले जाओ, वो बहुत अच्छा एक मौसम होता है, या तो आप इवनिंग में आप चले जाओ ताकि आपके डेली के काम भी खत्म हो जाए। ट्रेनिंग से पहले आपने क्या खाना है, अगर कोई चीज आपको सूट नहीं करती तो किसी के कहने पे नहीं खाना। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात। अब उसने कह दिया, उसने ग्रीन ब्लैक टी पी के चले जाएं। आई थिंक मैं अगर फॉर एग्जांपल मैंने बहुत ज्यादा अगर पी ली है, मैं बात करूंगा तो मैं एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाऊंगा, मुझे लगेगा ये सूट नहीं कर रही, तो मैं अपने मूड के हिसाब से बेस्ट बात मैं आपको कहूं कि आप अपने बॉडी के खुद डॉक्टर बने, खुद अंडरस्टैंड करें। किसी के कहने पे इधर की सुनी उधर की सुनी इन बातों पे ना करें। अगर कोई आपको बता रहा है तो वो देखें कि वो आपका प्रोफेशनल है, मेंटोर है, कोच है, वो अच्छा है, तो आप उसकी बात को फॉलो करें। तो क्या खाना चाहिए, मतलब अगर किसी ने वेट लॉस के लिए जा रहा है और जिम जा रहा है तो उससे पहले प्री वर्कआउट क्या वो चीज ऐसी ले सकते हैं, क्या खा सकते हैं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। उसने जिसने भी वेट लॉस करना है वो अगर जिम जा रहा है, जिम जाने से 1 घंटा पहले अगर उसको कॉफी सूट नहीं करती छोड़ दो, skip it, ओके। ग्रीन टी ऑब्वियसली वो सूट कर जाती है मॉडरेट लेवल पे, उसके साथ 1 या 2 एग वाइट्स आपने लेने हैं। अगर ऐड कर सकता है कुछ बादाम, अच्छा ठीक है, आलमंड्स आपने वो ऐड कर लेने हैं, तो ये बेस्ट आपका प्री वर्कआउट फूड हो जाएगा। कैफीन, एग्स, प्रोटीन, गुड फैट आपको वहां से मिलेगी, क्योंकि वेट लॉस जब आपने करना है आपको गुड फैट चाहिए, ये नहीं कि वो चटकने शुरू हो जाए उसके बाद ड्राई होने शुरू हो जाए, जी मैंने वेट तो कम कर लिया लेकिन मुझे उसके साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो गए। तो इन चीजों को मॉडरेट लेवल पे लेके चलना। और पोस्ट में आपने क्या करना है, सबसे बेस्ट ये है कि सीजनल कोई सा भी फ्रेश जूस पी लें, लेकिन विदाउट शुगर। जूस पी लें वैसे? हाँ,
तो आपने इंसुलिन अपना शुगर लेवल कैसे पूरा करना है? वाइट ठीक शुगर है, आपकी स्किप है, ठीक है, तो आपने नेचुरली कुदरत की कोई भी चीज आपको तंग नहीं करती, ओके, लेकिन उसको खाना कब है, किस वक्त खाना है, वो बड़ा तो बेस्ट वे ये है ठीक कि है। आपका शुगर लेवल, ओके। क्योंकि एनर्जी चाहिए, कोई सॉलिड फूड आफ्टर वर्कआउट नहीं खाना। ओके। बॉडी आपकी रिदम में होती है, उसको रिलैक्स होने में 30 to 45 मिनट्स लगते हैं, ओके। कूल डाउन होने में। अदरवाइज लगेगा आई एम गुड, सही है। लेकिन अंदर बॉडी को नॉर्मलाइज होने में थोड़ा सा time 45 लगता मिनट्स है। लग जाते ठीक है। हैं। तो इसलिए लिक्विड मैंने इसलिए बोला कि फौरन डाइजेस्ट हो जाए, एनर्जी आपको मिले। ठीक है। फ्रेश जूस बेस्ट है, ठीक है, उसमें वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें फिर साथ साथ हम एक्सरसाइज की तरफ भी आ जाते हैं। बहुत लोग जरूरी वेट है। कर रहे हैं कि एक्सरसाइज कब हमें रहमान अब आज के सिखाएंगे, सिर्फ बात ही करते जा रहे हैं। वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्जिश नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी सेहत को आप बहुत खराब कर रहे हैं। सैटरडे को मैंने आपको प्रोग्राम बताया, आज उसी का हिस्सा है। आपने इस वर्कआउट को आगे लेके चलना है। अब इस प्लान में मैं आपको बताऊंगा कि वेट लॉस और फैट लॉस में क्या फ़र्क है। वेट लॉस जस्ट आप वेट डाउन करते हो, उसके साथ बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स लूज होते हैं, क्या क्या इश्यू आते हैं, ये डिफरेंस। फैट लॉस आपके टारगेट मसल हिट होते हैं, आप ओवरऑल सिमेट्री के साथ, बैलेंस के साथ आप नीचे आते हो। ये है डिफरेंस। कभी भी आपने इसको वेट लॉस की तरफ नहीं जाना, आपने फैट लॉस रखना है। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि वेट लॉस कर लिया, अच्छा जी नंबर गिर गए हैं, अब क्या करें, मैं तो बड़ा फिट हो गया हूँ। लेकिन जब बाद में पता चलता है अच्छा जी स्किन लूज हो गई है, हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, हार्मोन्स डाउन हो गए हैं, तो हमने ये करना। अब फैट लॉस प्लान, मैंने एक प्लान आपको सैटरडे को बताया, आज उसी का हिस्सा है। लेकिन आज की प्रोग्राम में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। इसमें आपने ये करना है कि मसल लोअर पोर्शन एक्टिवेशन, आपने इसको कैसे करना है। जैसे मसल स्टिफ हो जाता है, अच्छा जी मेरी टांग में खिंचाव पड़ गया है, इसको हम कैसे ठीक करें। और साथ आपको मैं फैट लॉस प्रोग्राम बताऊंगा जिसमें आपने खुद को फिट और स्ट्रांग करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। आप रेडी हैं? ओके, लेट्स गो। फर्स्ट, लेग मसल को एक्टिवेट करना, क्योंकि बिगेस्ट मसल है तो मोस्टली लोग इसको इग्नोर करते हैं। कभी भी आपने इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये आपका पिलर है। फर्स्ट ट्रेनिंग आपको एक रिदम के साथ बताऊंगा। 1 फुट फॉरवर्ड, 1 बैक, बॉडी को आपने डाउन लेके जाना है और नी पे थोड़ा सा प्रेशर एंड होल्ड। इसमें आपने रेपिटेशन नहीं करनी, होल्ड आपने करना है। आपके हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, बैक हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स एक्टिवेट होंगे। साइड से मूवमेंट बताता हूं। ओके, वॉकिंग लंजेस हम करते हैं, लेकिन ये स्टिफ पोजीशन में आपने रहना है। होल्ड करना है 10 ईच साइड, ये है 1 मूवमेंट आपने करनी है। ओके, नेक्स्ट मूवमेंट इसी पोजीशन में आपने डाउन चले जाना है। मेरा बैक लेग का घुटना फ्लोर पे है, फ्रंट लेग को आपने फॉरवर्ड पोजीशन में मूव करना है। ये है लेग मसल एक्टिवेशन प्रोग्राम, इसको आपने करना है। हमारा प्लान ये होता है कि हर प्रोग्राम में बताया जाए कि कौन कौन से हेल्थ इश्यूज हैं, उसको रिजॉल्व करना है और आपका फैट लॉस प्रोग्राम लेके चलना है। नेक्स्ट, इसकी मूवमेंट एक्टिवेशन में फुट पोजीशन शोल्डर लेवल, जितने आपके शोल्डर्स हैं उसको उस लेवल पे लाके डाउन जाना है। एकदम नहीं जाया जाएगा, लेकिन कोशिश ये करनी है आपको लाइट सा नीचे की तरफ पुश करें, आप बाउंस बैक करोगे, आहिस्ता आहिस्ता आप फुट फिंगर तक चले जाओगे। अगर आपने इसको इजी करना है तो आप पाँव को थोड़ा सा वाइड कर सकते हैं, देन होल्ड। आपके शिन मसल, आपके हैमस्ट्रिंग एक्टिवेट होना शुरू हो जाए। तो ये था हमारा लोअर पोर्शन एक्टिवेशन प्रोग्राम, जिसमें हम अपने लेग मसल को एक्टिवेट करना है। अगेन मैं बता दूं, फैट लॉस वेट लॉस में फ़र्क है। नंबर्स नहीं देखने, अपनी परफेक्शन देखनी है, सिमेट्री देखनी है और मसल को फिट देखना। अब करते हैं फैट लॉस प्रोग्राम में हमारा सेकंड पार्ट। इसमें मैं फर्स्ट मूवमेंट बताऊंगा। हमने करना है अगेन पाँव स्ट्रेट पोजीशन, इसको नैरो पोजीशन में लें। हाथ में कोई भी चीज़ ग्रिप कर सकते हैं, 1.5 लीटर पानी की बोतल पकड़ लें या कोई फुटबॉल पकड़ ले, उसको आपने रिदम के साथ स्टिफ। इसमें परफेक्शन ये चाहिए, कोर आपका टाइट,
चेस्ट मसल अप, चिन अप, आर्म स्टिफ, हाथों को होल्ड, देन इसको स्लो डेमो में बताऊंगा ताकि आपको इजीली पता चल जाए। देन राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट, अब इसकी मैक्सिमम मूवमेंट ये जाएगी। ओके, 1 2 3। अगर आप इसको लूज करेंगे तो कोई फायदा नहीं। जो जो इंस्ट्रक्शंस मैं बताता हूं उसी को आपने लेके चलना है। आपको बिगनर स्टेज, इंटरमीडिएट, फर्स्ट स्टेज किसी भी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठ के खुद का फैट लॉस प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन जो जो मैं प्लान बताऊं उसी को आपने फॉलो करना है। ओके, 1 15 ईच साइड आपने काउंट करने हैं, एक साइड काउंट नहीं, इसको हम 15 ईच, देन टोटल रेपिटेशन 30, 3 सेट्स 20 सेकेंड ब्रेक के साथ। ओके, आर्म स्टिफ, कोर स्टिफ, 3 4 5 6 7। अब इसको अगर मैं लूज करूं तो क्या मूवमेंट बनेगी? रॉन्ग मूवमेंट जो है। ओके, ये मैं कर रहा हूं, असर तो पूरी बॉडी पे चला गया। हमारा तो टारगेट एक साइड है, कोर है और साइड रिब्स एरिया, तो वहां पे कैसे जाएगा? तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट मूवमेंट में थोड़ा सा पाँव आगे फॉरवर्ड पोजीशन में कर लें, इसको हाथों को ग्रिप करके साइड पे ले जाएं। अगर आपने इंटेंस लेवल पे जाना है तो पानी की बोतल आप पकड़ सकते हैं। आपकी मूवमेंट थोड़ी सी तिरछी हो गई है। नाउ हाथों को राइट टू लेफ्ट मूवमेंट। ओके, नाउ 1 2 3। फैट लॉस प्रोग्राम में ये होता है कि आपके सारे मसल टारगेट बना के हिट किए जाएं। इस थ्योरी को आप स्टडी भी कर सकते हैं। ओके, 15 ईच साइड, 3 सेट, 20 सेकेंड ब्रेक। 1, इसको आप अगर मैं स्पीड से करूं, 1 2 3 4 5, फुल बॉडी मूवमेंट। हमारा फैट लॉस है, सर से लेके पाँव तक हमने खुद को फिट करना है। हमें नंबर्स डाउन नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर परफेक्शन चाहिए। इसी तरह सेकंड पोजीशन, इसको लेके चलना है। अगेन हाथों को मैंने टर्न कर लिया, अपोजिट पोजीशन में मैं आऊँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 20 सेकेंड ब्रेक के साथ इस मूवमेंट को आपने लेके चलना है। थर्ड ट्रेनिंग में आपको बताऊंगा, ये आपके स्पाइनल स्ट्रेंथ के लिए। जिम में आप देखोगे हाइपर एक्सटेंशन बेंच होता है। अगर आपको L5 बैक में इश्यू है, देन दिस एक्सरसाइज परफेक्ट फॉर यू। अच्छा, सिवाय ऑपरेट के। ओके, इसको आपने करना है। हम इसको बार के साथ कर सकते हैं कोई, लेकिन हम इनिशियल स्टेज पे हैं तो हम इसको कैसे लेके चलेंगे? दोनों हाथ बैक पे, वैसे बार होती है, होल्ड करते हैं। अगर बेंच है वो एडवांस स्टेज है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पाँव शोल्डर लेवल, हाथ मेरे बैक, चिन अप, कॉलर बोन अप, बैक में आर्च। इस बात का ख्याल रखना है, ये रॉन्ग है, कर्व ये रॉन्ग है, इसको आपने नहीं करना। सारा बैक पे नेगेटिव प्रेशर आएगा। हाथों को बैक पे, चिन अप, कॉलर बोन अप, देन डाउन। जिनको बैक स्टिफ रहती है, नॉट हेल्थ इश्यू, मेडिकली नहीं, बैक स्टिफ रहती है बैठने की वजह से, उनके लिए परफेक्ट एक्सरसाइज। ओके, हाथों को बैक, देन स्लोली डाउन। इसको स्पीड से नहीं करना, फोकस कंसंट्रेशन के साथ आपने करना है। 2 साइड मूवमेंट देखें, घुटने थोड़े से बेंड होंगे, हैमस्ट्रिंग थोड़ा सा बैक पे हिट करेगा। ओके, लेट्स गो, करें। 1 2। मेरी चिन अप है, ये डाउन है, ये रॉन्ग। इसको आपने, ये ज़रूरी बात, इसको आपने नोट करना है। 2 3। प्राइमरी मसल आपका बैक एरिया, L5 एक्टिवेशन प्रोग्राम। सेकंड सेकेंडरी आपका हैमस्ट्रिंग। थर्ड आपके ग्लूट्स आते हैं। ओके, 15 रैप्स। 1 2 3 4 5।
हम हर प्रोग्राम में आपको एक एक टिप बताते हैं। आप सारे प्रोग्राम लाइन अप कर लें, एक एक टिप को आप नोट करेंगे तो आफ्टर आपके पास कितना नॉलेज हो गया, बहुत ज़्यादा। आप कहीं भी जाएंगे पैसे लगेंगे, हम आपको सेव कर रहे हैं, आपकी हेल्थ को और मनी को भी। इसको आपने करना है नेक्स्ट ट्रेनिंग मूवमेंट। इसमें क्योंकि ये फैट लॉस प्रोग्राम है तो इसमें हमने फुल एनर्जी के साथ सारे मसल को एक्टिवेट करना है। 1 फुट फॉरवर्ड, हाथों को बैक पे, देन स्लोली डाउन, अप एंड फ्रंट नी अप। ओके, स्लो रेंज में, ताकि आसानी से आपको पता चल जाए। हाथों को बैक पे, नी बैंड, 1 लेग बैकवर्ड, देन अप एंड नी अप। अब इसको थोड़ा सा रिदम के साथ करते हैं। ओके, लेट्स गो। 1 स्ट्रेट, देन नी अप, 1 स्ट्रेट, देन नी अप, 1 डाउन, स्ट्रेट, देन नी अप। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा सा इंटेंस है। हम क्या अब 0 स्टेज पे रहे, थोड़ा सा अप करते हैं। इसको आपने 10 ईच साइड, 3 सेट्स, 20 सेकंड की ब्रेक के बाद आपने करना है। यूनिवर्सल लॉ है, पता है आपको? नहीं पता। यूनिवर्सल लॉ ये है कि आपने वर्कआउट करना है। कोई भी प्लान ये नहीं आपको बैठे ये हो जाएगा, आप आसानी से ये कर सकते हो, नहीं। लॉ को आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसी को आपने लेके चलना है। हमारे सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया लोअर पोर्शन एक्टिवेशन, हमारी ट्रेनिंग। स्पेशल बात मैं आपको बताऊं, जो पर्सन जिम जाते हैं, बिगनर्स हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल्स हैं, उनको मैं टिप्स बताता हूं और साथ एक XC एक्सरसाइज बताता हूं कि जिसको आपने डेली बेसिस पे लेके चलना है। फर्स्ट ये कि जब आपने जाना है, अच्छा जिम में जाते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन सी करनी है, क्या करना है। आपने मसल को रिदम करना है, वो भी मैं आपको बताता हूं। और 5 बेसिक एक्सरसाइजेज आपने करनी होती है, ये रूल है बिगनर्स के लिए। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो भी आपको मिसगाइड करते हैं आपने नहीं करना, आपने इसको फॉलो करना है। फर्स्ट अपनी बॉडी वर्कआउट को लेके चलना है, फिर आहिस्ता 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 आप मशीन पे आए। मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूं जिसको आपने करना है, चाहे मेल है चाहे फीमेल्स है। फ्यू टिप्स मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, साथ ट्रेनिंग। रिदम में आपने स्ट्रेट आर्म्स आपने करने हैं, ग्रिप एक्टिवेशन के लिए। जिम जाने का मतलब ये नहीं कि अच्छा जी पैसे पूरे करने हैं तो सारी मशीनें में यूज़ कर लो, अपनी सेहत भी आपने ख्याल रखना है उसका, ताकि कोई हेल्थ इशू ना हो। ओके, रिदम में आपने मूव करना है, आपके शोल्डर लेवल एक ग्रिप हो गई। ओके, नाउ 1 2 3। आप बता सकते हैं इसमें कितना पार्ट्स इन्वॉल्व हुए? यस, अपर इन्वॉल्व हुआ मेरे सारे पार्ट्स, मेरे हेड मूवमेंट, मेरे शोल्डर, मेरे रिब्स एंड चेस्ट एरिया। इसको आपने 15 सेकंड्स आपने करना है, नॉट रेपिटेशन। ओके, 1 2 3 4 5। एक ज़रूरी बात, कोई भी खवातीन अगर जिम जाती हैं, बिगनर्स हैं, कभी भी हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं करनी। बॉडी वेट, देन स्लो रेपिटेशन, इसको हाई रेपिटेशन पे लेके चलना है, कभी भी हेल्थ इशू नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपको बताता हूँ, इसको आपने करना है। एक मूवमेंट मैंने आपको ये बता दी, और नेक्स्ट मूवमेंट इसको हम बचपन में भी देखते आए हैं। अच्छा जी बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे तो देखा आपने कितने एक्टिव हैं, तो वो हम क्यों नहीं एक्टिव होते? राज की बात बताऊं, 1970 में जो 70 एज का पर्सन था, आज का 20 साल का लड़का उतनी एनर्जी नहीं रखता। क्या वजह? हमारे जंक फूड। ट्रेनिंग करें, देन आपने इसको करना है। पाउं पोजीशन को वाइड में, देन मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूं। आपने कोशिश ये करनी है कि अपने फुट पोजीशन तक आए, देन मूवमेंट बनेगी। 1 2 3 4, हाफ बॉडी इन्वॉल्व, 4 5। ओके, next movement, again position change, 1 2 3 4 5।
इसको आपने डेली बेसिस, अगर आप जिम जा रहे हैं, बात ये हो रही है कि बिगनर और इंटरमीडिएट इसके बिटवीन आपको सपोर्ट चाहिए, हम आपको गाइड करेंगे। अगर पैसे लगाने हैं तो आप प्लीज देखिए घर पे इतनी अच्छी अगर आप एक्सरसाइज कर लेंगे Perfect. जो रहमान आपको बता रहे हैं, और आप जो है ना सेहतमंद हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, आपकी बॉडी बन जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा, तो आपके पैसे बचेंगे ना, आप जिम नहीं जा सकेंगे और आपकी जो खर्चा है जिम का वो बच जाएगा। तो रहमान अब्बास ने आज हमें बताया है कि आप इस हब्स के मौसम में घर में किस तरह वर्कआउट करें जो आपको फिट भी रखेगा और आपका वेट भी मैनेज करेगा। तो रहमान, थैंक यू सो मच फॉर You're कमिंग। welcome. और ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, छोटी सी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हुए जनाब कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से बात करते हैं। अलीना नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट हैं। चलें उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो आज हमें क्या बनाना सिखाएंगे। जी अलीना, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना नकवी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट। आज हम बनाने वाले हैं वाटरफॉल। वाटरफॉल अगर रियल भी हो आपके घर में तो भी बहुत अच्छा है, उसका साउंड बहुत अच्छा होता है। और अगर आप खुद से बनाना चाह रहे हो घर पे एक डेकोरेशन पीस की तरह, उसके लिए आपको क्या ज़रूरत होगी, कैसे बनाना है, वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले जो मैंने चीज़ लिया है वो ये है फोमिक डो, जो कि ड्राई हो गई थी और इसको लोग फेंक देते हैं। इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्राउन कलर की थी और ये ड्राई हो गई, तो मैंने सोचा इसका बेस बनाती हूँ। तो ये मैंने अपने वाटरफॉल के लिए बेस के लिए रखा हुआ। ये साथ में मैंने ये आइसक्रीम स्टिक्स लिए हैं 2 कलर की, वाइट और रेड, ये होंगी। और एक आइसक्रीम स्टिक मैंने काट के रखी है जो कि मैं इसके यहाँ पे बैक पे लगाऊंगी वो। और यहाँ पे और बहुत से कलर के ये जो हैं स्टोन्स जो हम यहाँ पे इसके डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। साथ वो सिजर्स चाहिए होंगे। साथ मुझे ये डिफरेंट शेप्स और कलर के ये सीशेल्स चाहिए, ये है। और ये मैंने प्लांट्स रखे हैं जो वाटरफॉल के इर्द गिर्द हम लगाएंगे कट करके, ये है। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले इसकी हमने बेस रेडी करनी है ताकि ये बिल्कुल इक्वल शेप में आ जाए। उसके लिए मैं ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक को जोड़ूंगी इस तरह। मैं यहाँ पे रेड कलर की यूज़ कर रही हूँ इसकी बेस पे, इस तरह जोड़ दूँगी ताकि इसकी एक इक्वल शेप आ जाए जो दिखने में प्यारी लगेगी फिर। और साथ ही इस एरिया पे लगा दूँगी ताकि ये थोड़ा बेस से उठ सके। इस तरह ये रेडी हो जाएगा। एक इसकी नीचे वाली साइड पे आ गया, दूसरा इसके हमने इस साइड पे लगा दिया। ये इसका बेस है। जब आप इसको ऐसे कवर करोगे तो ये बहुत प्यारा लगेगा इस तरह। अब इसमें मैं सीशेल्स और प्लांट्स लगाऊंगी। सबसे पहले इसकी बैक के लिए सपोर्ट इसको देने के लिए, क्योंकि हमने सीशेल्स लगाने हैं, मैं यहाँ पे ये ग्लू से इसको आपस में जोड़ूंगी। इस एरिया को आपस में ग्लू से जोड़ूंगी जो इसकी ये बैक एरिया था, यहाँ पे रख के थोड़ी देर यहाँ पकड़ूंगी ताकि ये जुड़ जाए। और यहाँ पे 1-2 मार्बल्स इसके नीचे बैक साइड पे रख दूँगी ताकि ये उसके साथ अटैच होकर जुड़ जाए। यहाँ पे एक मार्बल लगा दूँगी, या आप स्टोन लगा सकते हो। मेरे पास ये बड़े वाला मार्बल है जो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि ये आपस में जुड़ जाए। थोड़ी देर इसको होल्ड रखेंगे, इसका जुड़ना यहाँ से ज़रूरी है। ये कुछ इस शेप में टेढ़ा सा आएगा ऐसे। अब जब मैं इस पर सीशेल्स लगाती रहूँगी तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। इससे सबसे पहले मैं बड़े वाला एक सीशेल लूँगी, ये इसके नीचे बेस पे भी और यहाँ भी लगाऊंगी। ये जब आपस में यहाँ लगेगा, ये यूँ थोड़ी देर रखना है आपने ताकि ये जुड़ जाए। इसकी बैक पे भी मैं थोड़ा सा और लगा दूंगी ग्लू ताकि ये जुड़ जाए। और इसके अंदर हमने एक छोटा सीशेल रखना है जो इसके ऊपर, जब हमने बाद में दूसरा लगाना है तो वो थोड़ा सा उससे ऊपर होना चाहिए। इस तरह टेढ़ा सा यूँ आ गया।
इसके बाद एक और मैं सीशल इसके ऊपर ही चिपकाऊंगी, यहाँ पे। इसको आपने थोड़ी देर होल्ड रखना है ताकि आपस में जुड़ सके। इसकी बैक पे भी ये इस तरह आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद आपने इसके ऊपर एक और लेयर पे लेयर इसी तरह सीशेल्स लगाते जाना है और ये जुड़ना शुरू हो जाएंगे आपस में। ओके, थोड़ा सा हैवी होता है और इसको जुड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, पर ये हो जाएगा। इस तरह सारे आपने सीशेल्स के साथ इसको कवर करना है। यहाँ पर मैं स्टोन रख देती हूँ ताकि ये नीचे से चिपक जाए। कुछ स्टोन्स इसके अंदर रख देंगे हम। मैं यहाँ पे मार्बल रख दूँगी ताकि आपस में जुड़ जाए इसी तरह। अब इसके बाद एक और हमने सीशल इसके ऊपर लगाना है। इसी तरह हम लेयर्स कंप्लीट करेंगे अपनी। मैंने ये एक और सीशल ले लिया कलरफुल, यहाँ लगा दिया और इसको भी मैं इससे जोड़ूंगी, थोड़ा सा यहाँ रखकर। साथ ही इसके नीचे मैं कुछ स्टोन्स रखूँगी ताकि आपस में जुड़ भी जाए और थोड़ा कलरफुल भी दिखे। इस तरह ये अब आपस में जुड़ना शुरू हो जाएगा। फिर लास्ट एक दो हम और लगाएंगे। जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं इस तरह। यहाँ पे मैं एक दो और स्टोन्स फेंकूंगी ताकि इसको हाइट मिले और ये जुड़ जाए इसके साथ। इसी तरह जुड़ना शुरू हो जाएगा। अब इसके ऊपर फाइनल हम एक दो और लगाकर इसको यहीं बंद कर देंगे। साथ इसके अंदर पहले से जोड़ के लगा लूँगी। अब इसके इस एरिया पे यहाँ पे बाद में हम इसी ग्लू गन की हेल्प से बिल्कुल वाटरफॉल की तरह पानी बनाएंगे जैसे उसके ऊपर होता है। अब इस सब को आपस में जोड़ना है आपने। ये जुड़ गया, इतना क्यूट लग रहा है। अब इसमें मैं एक दो स्टोन्स फिर रखूँगी ताकि कलर्स नज़र आए और इसका वेट और हो जाएगा और वो आपस में आराम से जुड़ जाएगा। अब लास्ट में यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे ये फ्लावर्स रखे थे, ये ट्रीज़ रखे थे छोटे छोटे, उनको मैं कट करूँगी और उनको यहाँ बिल्कुल ऊपर लगा देंगे हम इसके साथ इस एरिया पे। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी ग्लू गन फेंक कर कुछ स्टोन्स फेंकूँगी, ये आपस में जुड़ जाएंगे और एक अच्छी सी शेप आ जाएगी जैसे बैकग्राउंड में वाकई दरख्त के ऊपर ही ये सारे लगे हुए थे। इस तरह ये जुड़ जाएंगे। इसके बाद ये सारा बेस एरिया हमने रेडी करना है। ये बस एक जैसा हो जाए, इसके बाद हम उसका बाकी एरिया रेडी करेंगे। अब क्योंकि वाटरफॉल और यहाँ पे इसके स्टोन्स और बाकी एरिया ये बाकी हम सीशल से भी कवर करेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत एहतियात के साथ स्टोन्स को फेंकूँगी। तो बहुत एहतियात से ये काम करना है क्योंकि हॉट ग्लू गन बहुत गर्म होती है, इससे हाथ जल भी जाता है। ऐसे ये फेंकना है कुछ आपने और कहीं आपने ये सीशल लगा देने हैं। क्योंकि ये ब्राउन है नीचे से तो इसको पूरा कवर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो एक बेस लग रही है ऑलरेडी। ये ऐसे इसके इस एरिया को भी मैं कवर करूँगी। इसी तरह कहीं ये कहीं स्टोन्स आप इसी तरह ऊपर फेंको, वो आपस में चिपक जाएंगे क्योंकि ग्लू फेंकी हुई है। इसी तरह ये लगा दिए, ठीक है। यहाँ मैंने ये सारे जोड़ दिए आपस में। अब रह गए हमारे ये छोटे से जो हमने ट्रीज़ रखे हुए थे, वो भी हम कहीं कहीं लगा देंगे।
इसको मैं दरमियान से काटूंगी ग्लू की हेल्प से। फिर इनको यूँ चिपकाती जाऊंगी इस तरह। ये बिल्कुल एक रियल इफ़ेक्ट आता है। ये इस तरह चिपक गया। ये बेस पे इसके हल्का सा मैं यहाँ पे भी 1-2 सीशेल रख दूंगी इस तरह से। और लास्ट में क्योंकि ये वाटरफॉल है तो यहाँ से इसका कहीं कहीं पानी भी नज़र आना चाहिए, तो वो मैं ग्लू गन की हेल्प से ही बनाऊंगी। आप चाहो तो कलरफुल ग्लू भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपल ही ग्लू यूज़ कर रही हूँ। कलरफुल ग्लू ले लो, वरना इसके ऊपर लास्ट में आप ग्लिटर्स फेंक दो तो बिल्कुल वो एक इफ़ेक्ट आता है रियल वाटर वाला। अब जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपको एक इफ़ेक्ट आएगा कि जैसे ये रियल वाटर है। इसके यहाँ पे बस मुझे लास्ट में ये पीस लगाना है और ये रेडी हो जाएगा इस तरह। ऐसे ये जो भी मेरे पास फोमिक शीट थी मैंने उसकी हेल्प से बना ली, उसको वेस्ट नहीं किया। आप भी इस तरह की कोई भी फोमिक शीट या कोई चीज़ हो सकती है उससे वाटरफॉल आसानी से बना सकते हो। ये मैंने बना लिया। और ये पहले से मैंने जो बना के रखा था वो सिंपल मैंने सिर्फ आइसक्रीम स्टिक से बनाया था। इसकी बेस मैंने नहीं बनाई, ये सिंपल आइसक्रीम स्टिक से है। इस पर भी स्टोन्स लगी हैं, सीशेल्स हैं और इसके ऊपर मैंने बाद में ग्लिटर फेंका था जिससे वो एक रियल इफ़ेक्ट आ रहा है। ये 2 डिफरेंट कलर के आपके वाटरफॉल हो गए हैं। आई होप ये आपको दोनों बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे और आप इनको ट्राई भी करोगे। डेकोरेशन का पीस बहुत अच्छा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों वाटरफॉल बहुत अच्छे लगे होंगे और आप इनको ट्राई भी करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अलीना हमारे साथ मौजूद थी। जनाब, अब आपसे हमने मुलाकात करानी है एक ऐसी ख़ातून की जो कि अपना काम कर रही हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को कह लें कि लेकर चल रही हैं, बिज़नेस वुमेन हैं और कई साल हो गए हैं वो इस चीज़ को लेकर चल रही हैं। वो भी दिखाएंगे कि काम वो क्या कर रही हैं। आजकल आपको पता है रिवाइवल ऑफ हिस्ट्री आप कह सकते हैं। ये जितना भी हमारा पुराना काम हुआ करता था ना, पहले जब हाथ से पेंटिंग्स हुआ करती थी, पेंट किया जाता था कपड़ों के ऊपर, फिर नक्शो निगार किया जाता था कपड़ों के ऊपर, मुख्तलिफ़ कढ़ाइयाँ की जाती थी कपड़ों के ऊपर, तो वो वाला ज़माना और ही था। फिर जिद्दत आती गई तो मशीन्स आई, फिर मशीन्स के अंदर कपड़ा बनना शुरू हुआ, ये डिजिटल प्रिंट्स आना शुरू हो गए। लेकिन वो जो हाथ से काम होता है ना, वो उसका एक अपनी लज़्ज़त होती है, अपना ही मज़ा होता है। तो ऐसा ही काम है। वो फौजिया जावेद हैं हमारे साथ जो कि स्टैम्प पेंटर हैं, जो छापे वाले होते हैं ना, उसके ऊपर करते हैं, क्या उसका नाम है, कपड़ों के ऊपर। आप देखते होंगे मुख्तलिफ आजकल भी बहुत सारे ऐसे फैब्रिक हैं जो हमें नज़र आते हैं मार्केट में, और वो बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, फिर वो हमें कुछ बना के भी ना दिखाएंगे कि किस तरह ये स्टैम्प की जाती हैं कपड़ों के ऊपर, कौन सा कलर यूज़ होता है, किस तरह यूज़ होता है, टेक्निक क्या है, कितना मुश्किल है। तो इसके ऊपर बात करते हैं। फौजी जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं चाहिए। हमारी सबकी दुआएं आपके साथ ही हैं। मैं उधर ही आ जाती हूँ ताकि आपको फिर मैं जो चीज़ें हैं ना वो भी दिखा सकूँ साथ साथ, और बता भी सकूँ कि ये है क्या। अब देखें 14 अगस्त है, आने वाली है, अगस्त का महीना है। दूसरा ये कि बसंत भी होती है, आपको पता है। तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा ना फौजिया जी ने एक कमीज़ बनाई हुई है और जिसके ऊपर पतंगे बनी हुई हैं। ये देख सकते हैं आप कि इसके ऊपर पतंगे बनी हुई हैं और ऊपर जो है ना उन्होंने चांद और सितारा जो है ना वो भी बनाया हुआ है। 14 अगस्त के हवाले से बनाया था आपने? नहीं, ये मैं वॉल सिटी के साथ काम करती हूँ। अच्छा। उन्होंने बसंत के हवाले से ये मेरे से बनवाए थे ये सही कपड़े। है, वेरी नाइस। वहाँ नाइस। पे क्राफ्ट घर में सेल आउट करने थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह है? का शुक्र है, आपकी दुआएं थोड़ा सा चाहिए। बताइए कि ये काम जो है कब से आप कर रही हैं, कितने साल हो गए हैं? ये मैं शादी से पहले मैंने सीखा था। अच्छा। और 30 साल बाद फिर मुझे शौक चढ़ा। शादी हो गई, बच्चे जब बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी गोइंग, एक बेटी डॉक्टर बनी, बेटा IT कर रहा है। अच्छा, तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा इसको रीन्यू किया। मैंने 6 माह की फिर टेक्स्ट वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। अच्छा। तो उसके बाद मैंने फिर KC से 6 माह का किया।
तो मैंने अपना ये काम दोबारा ये किया, क्योंकि ये बहुत नापायद काम हो चुका है, ये अब बहुत कम होता है। पहले बहुत ज़्यादा था, पहले ज़्यादा होता था। जब हमारी नानियाँ दादियों के ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था। मुझे कुछ शौक, पहले मैं हैंड पेंटिंग करती थी, फिर मैंने ये बाकायदा मैंने ये सीखा है। अच्छा, इसको स्टैम्प पेंटिंग कहते हैं? नहीं, ब्लॉक पेंटिंग कहते हैं, ब्लॉक पेंटिंग कहते हैं, ब्लॉक पेंटिंग कहते हैं, स्टैम्प पेंटिंग कहते हैं, मतलब मुख्तलिफ जो है ना इसको आप इसके नाम हो सकते हैं, लेकिन इसको वैसे ब्लॉक पेंटिंग आ रहा है। और आजकल ब्लॉक पेंटिंग चल भी रही है, ब्लॉक प्रिंट्स भी चल रहे हैं कपड़ों के ऊपर भी, है ना? लेकिन मेजॉरिटी जो है ना स्क्रीन पेंटिंग को ब्लॉक पेंटिंग कह के बेच रही है। अच्छा, तो वो ये स्क्रीन पेंटिंग और ब्लॉक पेंटिंग में क्या फर्क है? डिफरेंट है। ये ब्लॉक्स के साथ होती है, वो एक स्क्रीन बनी होती है, ऊपर कलर डाल के तो वो यूं स्क्रीन के साथ करते हैं, वो और चीज़ है। लेकिन ये है कि ये टोटली हाथ का काम है। ये टोटली हाथ का काम है, और ये कि गारंटी वाला है, कलर की भी गारंटी, हर तरह की गारंटी है। वाह जी वाह, ये ब्लॉक्स जो है ना, ये देखकर मुझे ना बचपन याद आ गया कि गलियों में वो आते थे ना, हाथ पे वो लगाने, मेहंदी लगाने वाले। गली में वो आंटी होती थी, वो आती थी अपना पकड़ के, या मर्द भी ये होते थे, वो पकड़ के आ रहे होते थे, तो उनके पास इस तरह के ब्लॉक्स होते थे, तो वो रंग के अंदर इसको लगा के फिर वो हाथों के ऊपर हमारे जो ना वो मेहंदी का डिजाइन बनता था, तो वो मुझे वो याद आ गया बचपन हमारा। तो यही यूज कर रहे होते थे, मुझे लगता है वो भी ये जब जाहिर है ब्लॉक्स, वो ब्लॉक्स ही है ना, यही यूज कर रहे होते हैं, इस तरह की चीजें होती थी। तो वो एक शौक होता था कि वो चलो मेहंदी लगवाते हैं। तो अब वो जो आज के बच्चे, उनको क्या ही पता हो कि इस तरह के भी दौर होते थे और हम लोग करते थे। तो मेरे ख्याल से बातें भी साथ साथ चलेंगी, साथ साथ हमें बताएं भी कि ये होता कैसे है और इसके लिए यूज क्या किया जाता है। चले, ब्लॉक तो यूज किया जाता है, कलर किस तरह के यूज होते हैं? आम कलर होते हैं, लेकिन इनमें ब्राइंडर और फिक्सर इस्तेमाल होता है, जिससे ये रिमूव नहीं होते और लाइफ टाइम होते हैं। अच्छा, लाइफ टाइम होते हैं, वाह जी वाह, क्या बात है। और एक स्वाई ब्लीच के ना, आप इसको जैसे मर्जी वॉश करें, ये रिमूव नहीं होगा, चाहे मशीन के अंदर हाँ, जैसे मर्जी, हाँ जैसे मर्जी किस तरह भी धोएं, ये रिमूव नहीं होंगे। ओके, चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज के अंदर, तो वो आपको एक गारंटी भी दे रहे हैं, लाइफ टाइम है कि ये तो खराब नहीं होगी। इसमें वेडिंग ड्रेसेस भी बन रहे हैं, ये जैसे मैंने ये वाला बनाया हुआ है। ओके, अच्छा, ये वेडिंग है, ठीक है। और ये कुशन्स हैं, और ठीक है, ये वॉल सिटी वाले उनके उधर क्राफ्ट घर में ये वाले बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो आते हैं ना टूरिस्ट, वो ये पसंद करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा जो कुशन है वो बना हुआ है, और उसके ऊपर उन्होंने बड़े ही प्यारे से ये हाथी बने हुए हैं। हाँ, ये चेक कर सकते हैं। इसी तरह ये भी एक कुशन है, ये भी एक कुशन है। और ये जैसे ब्राइडल सेट वो कहती हैं कि आप अगर शादी है या कोई भी इवेंट है, आप उस तरह इस तरह के कपड़े जो है ना, वो इस तरह के, ये शिफॉन के ऊपर हुआ है, आप किसी भी के फैब्रिक के ऊपर ये हो सकता है, हो सकता है, मतलब लॉन है, कोई भी है, सिल्क है, कोई भी जमावर है, जो भी है, सब पे हो सकता है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये देख सकते हैं कि आप, ये भी बहुत ही खूबसूरत सा ना काम, और कलर कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा है कि नीचे बॉटल ग्रीन कलर है, अभी आपको स्क्रीन पर है ना ये नज़र आएगा, ये इसका जो है गला बना हुआ है, और ये साथ उसके ना वो बने हुए हैं कि बॉटल ग्रीन है, साथ उसके उन्होंने पिंक को ना मर्ज किया हुआ है अंदर। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अब हमें आप बनाना भी दिखाएं ना साथ साथ हमारे देखने वालों को कि जी ये कितना मुश्किल काम है। अच्छा, कितना मुश्किल है ये, कितना टाइम टेकिंग ये काम है? टाइम टेकिंग है, लेकिन ये है कि अगर आप शौक है ना, शौक में हर चीज़ का कोई मूल्य नहीं होगा, लेकिन ये है कि ये शौक की बात है। और क्या उसके शौक से ना आप हर चीज़ आपके लिए आसानी हो जाती है। तो ये मैं आपके दिखा दूँ ताकि हमें पता चले कैसे होता है। ठीक है, देखिए कलर नहीं आ रहे। वेरी नाइस, ठीक है। और ये लोग कस्टमाइज भी कराते हैं? हाँ, डिजाइन भी, कलर भी आप अपनी मर्जी से बनवा सकते हैं। अच्छा, तो वो फिर आपके पास उस तरह के ये होते हैं ब्लॉक्स? हाँ, अच्छा, मेरे पास। वाह जी वाह, वेरी नाइस।
तो ये जैसे इसके ये 3 कलर लगे हुए ना, ये 3 कलर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, हर कलर का अलग-अलग ब्लॉक्स होता है। अब ये सिंगल है, ये सिंगल है जैसे, अब जैसे ये मैंने 2 कलर लगाने हैं ना, तो ये आउटलाइन का अलग है और अंदर वाला जो आपने फिल किया वो अलग है। ओह ओके, ये अलग है। सही है, ठीक है, वेरी नाइस। मतलब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी और साथ साथ ये मेहनत का काम भी है, इसके लिए मेहनत भी आपको चाहिए कि आपने किस तरह ये लेकर चलना है। और फिर इसको ड्राई करने के लिए कितना टाइम लगता है? तकरीबन 1 दिन में हो जाता है। अच्छा, 1 दिन में हो जाता है, वेरी नाइस। ये देखें जी, ये साथ ही साथ वो जो है फौजिया जावेद हमें साथ साथ ये बना के भी दिखा रही हैं फौजिया जी कि इस तरह ये साथ ही साथ बन भी रहा है। तो वेरी नाइस। आप इसको कस्टमाइज करा सकते हैं विद डिज़ाइन, एनी कलर, एनी डिज़ाइन, हर तरह के कपड़े पे होता है और हर तरह का। और इसकी क्या मतलब प्राइस रेंज कितने तक आ जाती है? जैसे ये मैं वेडिंग का है ना, ये मेरा 10 के से शुरू होता है, और लॉन का जो है ना 7-6 से शुरू होता है, ठीक है। और शर्ट जो है ना वो 3 और 2 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान। मतलब आप खाली दुपट्टा करा सकते हैं, आप खाली शर्ट करा सकते हैं, 3 पीस करा सकते हैं, 2 पीस करा सकते हैं। मैं बेडशीट भी बनाती हूँ, टेबल रनर्स हैं, टेबल मैट्स हैं, और क्या नाम है, ये कुशन्स हैं। अच्छा, ये और ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ। वो कपड़े पहनने वाले भी हो सकते हैं, वो आपके टेबल रनर्स हो सकते हैं, आपके कुशन्स हो सकते हैं, आपकी बेडशीट्स हो सकती हैं, आपने पर्दे बनवाने हैं उसके ऊपर भी हो सकते हैं, कोई भी फैब्रिक का जितनी भी चीज़ है ना, आप वो सारी चीज़ें कस्टमाइज करा सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत काम है, और फौजिया जी इसको लेकर चल रही हैं, और इनको एक्सपीरियंस भी है, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें भी बनाकर आपको दे सकती हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। फौजिया जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आई, हमें वक्त दिया और ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे कहना तो नहीं चाहिए कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा नालायक होते हैं, वरना हमारे यहाँ पर ना डिफ्रेंशिएट किया जाता है। इवन दो कि स्कूल्स के अंदर भी, क्लासेस के अंदर भी ये डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि तुम तो नालायक हो, तुम्हारे तो नंबर्स बहुत ज़्यादा कम आए हैं, तुम तो इंटेलिजेंट हो ही नहीं, तुम देखो वो तुम्हारा जो दूसरा दोस्त है वो कितना इंटेलिजेंट है। ये बच्चों के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उनको डिमोटिवेट करता है, उनका जो इंटरेस्ट लेवल है ना उसको कम कर देता है। मैं कहती हूँ कि बच्चे सारे इंटेलिजेंट होते हैं, सिर्फ आपकी ना इंटरेस्ट लेवल होता है जो आपको डिफरेंट। अब जैसे अगर मेरा इंटरेस्ट लेवल पढ़ाई में है तो मैं शायद सिर्फ पढ़ाई करूं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो हम बच्चों को ये नहीं कह सकते हैं। सबसे पहले तो ये कहना बंद करें घरों में भी, और जो टीचर्स हमें देख रहे हैं वो स्कूल के अंदर भी और क्लासेस के अंदर भी। दूसरा, अब उन बच्चों के ऊपर ही बात कर लेते हैं जो कि जिनका थोड़ा सा इंटरेस्ट लेवल पढ़ाई में कम होता है। ऐसे बच्चों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, किस तरह के शॉर्ट कोर्सेज जो है ना वो कर सकते हैं जो कि उनके आगे करियर के लिए बेनिफिशियल हो उनके लिए। तो अब्दुल रहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद है, करियर कंसल्टेंट है, स्टूडेंट कंसल्टेंट है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बच्चों के हवाले से बड़ी कह ले कि इन डेप्थ रिसर्च रखते हैं कि उनको किस तरह का जो है ना आगे जाके करियर या फिर आगे जाके कौन सी फील्ड उनको ऑप्ट करनी चाहिए। मुख्तलिफ कह लें कि ऑप्शंस हमारे लिए लेकर आते हैं। तो वो अब्दुल रहमान आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो अगेन। अब्दुल रहमान, सही कहा है ना मैंने, बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए कि ये बच्चा इंटेलिजेंट और ये बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा सताइश इस बात पे मैं अभी आपको सुन रहा था जब आप अभी इस चीज़ को, इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रही थी, और मैं बहुत खुश हुआ आपकी बात सुन के। मैं बहुत ज़्यादा अग्री करता हूँ इस चीज़ से, और ज़ाती तौर पर इसी राय का हामिल हूँ कि स्टूडेंट होता है, गुड स्टूडेंट या बैड स्टूडेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैं आपको उसके क्विक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक दफ़ा एक जगह पर गया एक सेशन देने के लिए। तो एक प्राइवेट कॉलेज का एक कैंपस था, मैंने वहाँ जाकर बच्चों से बात की, और जब मैं वहाँ पर बच्चों से बात कर रहा था, उमूमी तौर पर इंटरेस्टेड हूँ या ना हूँ,
पहले 4 to 5 मिनट्स में वो मेरे साथ इस तरह से हुक हो जाते हैं कि वो बात सुनना शुरू हो जाता है, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, क्योंकि हम ऑडियंस एनालिसिस के बाद उस गुफ्तगू को कर रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारे ऑडियंस की इम्पल्स क्या है। अब मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और उनसे कम्युनिकेट कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये फील हुआ कि वो ऑडियंस बहरहाल इंटरेस्ट नहीं ग्रैब कर पा रही। सो आई आस्क्ड देम दैट इज देयर अ प्रॉब्लम, एंड वन ऑफ द बॉयज सेड कि सर हम इस कॉलेज का आखिरी सेक्शन है। दैट हर्टेड मी अ लॉट, ये सुनने के बाद कि इनके जहन में हम क्या चीज़ जो है वो सीड कर रहे हैं कि हमने इस बच्चे को बता दिया है कि तुम इस कैंपस का आखिरी सेशन हो। तो मैंने उन बच्चों को ये चीज़ कम्युनिकेट की कि आपके अंदर भी उतना ही पोटेंशियल है जितना फर्स्ट सेक्शन के अंदर है, आपका भी उतना ही कैलिबर है, आपका भी उतना ही एप्टीट्यूड है, और मुस्तकबिल के अंदर उतनी ही अपॉर्चुनिटीज आपके लिए भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके मैट्रिक में कम मार्क्स आ गए, देखें होता क्या है कि बच्चे डीमोटिवेट कैसे होते हैं, हमें ग्रास रूट लेवल पर जाके बात करनी चाहिए। देखें हम अक्सर औकात टिप ऑफ द आइसबर्ग देखते हैं और हम एंड रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं, बट द बेसिक पॉइंट इज, मेरा हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू यही रहा है और हमारा मसला भी यही है कि हम एंड रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं लेकिन उसके रूट कॉज की तरफ नहीं जाते। एक बच्चा जो डीमोटिवेटेड है और ये क्लेम कर रहा है कि मेरा स्टडीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, वो कैसे हुआ, उसको ये लगा कैसे, हमें उस रूट को जानना है। अब वो कैसे लगा उसको, मे बी उसके 9th क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैट्रिक में अच्छे मार्क्स नहीं आए, फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स नहीं आए, और उसको लगने लगा कि मेरे अच्छे मार्क्स आ ही नहीं सकते। यहाँ पर फुकदान पेरेंटिंग का भी है कि आप उसको ये चीज कम्युनिकेट ही नहीं कर सके कि नहीं, अगर आपसे 1 से 2 दफा यू ड्रॉप द बॉल, यू मिस द शॉट, इट डजंट मीन कि यू विल ऑलवेज मिस द शॉट। अगर आप 9 दफा फेल हो गए, गो फॉर इट फॉर द 10th टाइम। अगर आप 99 टाइम्स फेल हो चुके हैं, गो फॉर इट द 100th एंड इट विल हैपन फॉर यू। सो मैं तमाम तर ऑडियंस को, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, और डायरेक्टली स्टूडेंट्स से मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपने कभी भी खुद को इस चीज के साथ लेबल नहीं करना कि मैं ये कर नहीं सकता। हाँ, करना चाहता नहीं हूँ इज अ डिफरेंट थिंग, कर सकता नहीं हूँ इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने इंसान को अशरफुल मखलूकात तख्लीक किया है, उसने आपको बेहतरीन क्रिएट किया है। इसका मतलब यह है कि आप में वो तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं जो बाकी लोगों के अंदर मौजूद हैं। यू नीड टू एक्सप्लोर योर पोटेंशियल, यू नीड टू एनालाइज योर इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में। यहाँ ये बात बहरहाल मुसल्लिमा और मुसद्दिका है कि बहुत सारे लोगों का जो है वो बायोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, फैशन डिजाइनिंग में हो सकता है। हाँ। बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में नहीं होगा, म्यूजिकोलॉजी में हो सकता है। बहुत सारे लोग मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ना चाहते हैं, LLB नहीं करना चाहते। आप इंटरेस्ट को गेज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैं कर नहीं सकता। ना करना जो है ये बेसिकली गलत चीज है। हाँ, डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट वाइज आप चीजों को देख सकते हैं। अब्दुल रहमान, ऐसा भी एक सिनेरियो होता है ना कि आप बच्चे को बार बार कॉन्टिन्यूसली ये बोलते हो कि तुम तो कर ही नहीं सकते। खास तौर पर जैसे मेडिकल अगर आपने करना है, डॉक्टर बनना है, तो आप बच्चे को कहोगे, अगर बच्चे के पहले 5 स्टैंडर्ड में, 6 स्टैंडर्ड में, 8 स्टैंडर्ड में अगर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो आप तभी से उसको इनकलकेट करना शुरू कर देते हो कि तुम नहीं बन सकते डॉक्टर क्योंकि तुम अच्छे नहीं हो पढ़ाई के अंदर। डॉक्टर सिर्फ वही बन सकता है जो कि बुकवर्म होगा, जो कि सिर्फ पढ़ाई ही करेगा, कुछ और जो कर रहा होगा वो डॉक्टर नहीं बन सकता। एक स्टूडेंट थी जिसने इंटरमीडिएट के अंदर लाहौर बोर्ड के अंदर फर्स्ट पोजीशन ली, एंड शी वाजंट एबल टू क्लियर हर MD कैट। ऑन अनदर हैंड, एक एवरेज स्टूडेंट जिसके 83-84% मार्क्स थे, सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन MD कैट एंड गॉट एडमिशन इनटू किंग एडवर्ड। इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी हर वक्त मौजूद है। एक मदर आई अपनी बेटी को लेकर के मेरे पास और कहने लगी कि सर इसके मार्क्स को इतने ठीक नहीं है, अब ये डॉक्टर नहीं बनेगी तो कोई और ऑप्शंस बता देंगे आप? तो मेरा पहला सवाल ये था कि इसके कितने कम मार्क्स हैं? अच्छा। हर स्कोर वाज 91%। मैंने उसकी वालिदा को ये बताया कि आप ये गुनाह कर रही हैं, आप ये क्राइम कर रही हैं। 91% पे आप अपने बच्ची को ये बता रही हैं कि इसके कम मार्क्स हैं, उसको आप किस प्रेशर के अंदर लेकर के आ रही हैं। और यही वो चीजें हैं जो बच्चों को शॉर्ट एस्केप की तरफ लेकर जाती हैं, वो फेस नहीं कर पाते उन रियलिटीज को। यू नीड टू बी द सपोर्ट। आपको उस बच्चे का पार्टनर बनना है, आपको उस बच्चे का दोस्त बनना है, आपको उस बच्चे का सपोर्ट बनना है। यू नीड टू बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसके पास हुआ है, जिससे वो शर्म फील ना करे। उसके कम मार्क्स हैं, वो अपने पेरेंट्स को ब्लंटली बता सके कि मेरे कम मार्क्स हैं। सिट डाउन, एनालाइज गलती कहां पर हुई, एंड देन एलिमिनेट द कॉज, रादर देन डोंट बी अ डिक्टेटर। आप जब अपनी जगह छोड़ते हैं तब कोई दूसरा आकर उसको फिल करता है, और फिर हमें लोग ये क्लेम करते हुए नजर आते हैं कि जी हमारे साथ सानहा हो गया, हमें तो पता नहीं चला।
सो ये वो एलिमेंट्स हैं जिसको हम करते हैं। और कमिंग बैक टू द पॉइंट, बहरहाल कुछ बच्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल एक बच्चे का टिल इंटरमीडिएट कोई एकेडमिक रिकॉर्ड है ही नहीं है, ठीक है, अब उसको हम मेडिकल की तरफ लेकर नहीं जा सकते। exactly. उसके लिए हमें कुछ और देखना पड़ेगा, कुछ और डिग्रीज देखनी पड़ेंगी। और एक बच्चा जो इस जहनियत का हामिल है कि मुझे डिफिकल्ट कोर्स या डिग्री करनी नहीं है, तो उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? हाँ, उस पर डिफरेंटली बात हो सकती है। ठीक है, तो क्या हो सकते हैं, मतलब अगर किसी का इंटरमीडिएट तक ही पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो कैसे कोर्सेज या कैसी डिग्रीज में उनको जाना चाहिए ताकि वो अपना भी टाइम बचाएं और घर वालों का पैसा भी बचाएं? देखिए, मैंने कभी भी जो है सेल्सी बात नहीं की। मैं हमेशा इफ यू इंट्रोड्यूस मी एज अ करियर काउंसलर, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने सुनने वालों को जो है वो रियलिटी बताऊं, हकीकत बताऊं, ना कि ऐसी चीज़ जिसको सुनकर उन्हें अच्छा लगे। सो मैं एक रियलिटी बेस्ड गुफ्तगू करने का आदी हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मुनीबा, मैं एक फैक्ट आपको बता देता हूँ कि अगर आप बैचलर्स डिग्री नहीं करते, अगर आपके पास कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है, आपका जो करियर डेवलपमेंट है उसकी सीलिंग बहुत जल्दी आ जाएगी। आप मैनेजरियल लेवल पर लीडिंग पोजीशन पर नहीं जा सकते। सही है, ठीक हाँ, है। अगर आप अपना घर चलाना चाहते हैं, आप समझते हैं कि मेरी जिंदगी का सर्कल चलता रहे, तो बहुत सारे अच्छे कोर्सेज, बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। ये 2025 के अंदर चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं। अब वो लोग, पुराने दौर में लोग फैक्ट्री के अंदर जिंदगी के रोजगार तलाश किया करते थे। आज का नौजवान ये चीज लैपटॉप के थ्रू कर रहा है, स्क्रीन के थ्रू कर रहा है, कीबोर्ड के थ्रू कर रहा है। सो आज के नौजवान के लिए चीजें आसान भी हुई हैं और तब्दील भी हुई हैं, और बहुत सारी जगहों पर मुश्किल भी हो गई हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया और अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई। सो इंपॉर्टेंट चीजें जो है, डिफरेंट कोर्सेज वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उसकी मिसाल देता हूं आपको। आप सिंपल गूगल करें टॉप 10 स्किल्स ऑन लिंक्डइन इन 2025। आपको 10 स्किल्स मिलेंगी लिंक्डइन पर जो सबसे ज्यादा इन डिमांड है। अच्छा। टॉप 10 स्किल्स ऑन अपवर्क और टॉप 10 स्किल्स ऑन फाइवर, टॉप 10 स्किल्स ऑन freelancer.com। आपके पास एक एनालिसिस आ जाएगा कि कौन सी ऐसी डोमेन्स हैं, कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो इन डिमांड है, और आपने देखना है 2025 टू 2030 तक कौन सी चीजें इन डिमांड ज्यादा आ रही हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सर फहरिस्त होगी। कंटेंट राइटिंग कैन बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। अगर आप यूडेमी या कोर्सेरा से जाकर कंटेंट राइटिंग का कोई कोर्स करते हैं, इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। डिजिटल मार्केटिंग कैन बी अमेजिंग। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप उसकी वेबसाइट बनाते हैं, अक्सर जो कस्टमर बिहेवियर होता है, कंज्यूमर बिहेवियर होता है, आप गूगल पर कुछ भी लिखते हैं, जो फर्स्ट पेज पर वेबसाइट्स आती हैं, आप उसी में से कोई एक चीज कंज्यूम करते हैं। एग्जैक्टली। आपके बिजनेस का उस कीवर्ड के अगेंस्ट पहले पेज पर आना बहुत जरूरी है। जब आप वेबसाइट बनाते हैं, वो तो गूगल के 100th पेज पे, 70th पेज पे शो हो रही होती है। सो आपको बैक एंड SEO करके उसको उठा करके पहले पेज पे लेके आना है। SEO ऑन पेज भी होती है, ऑफ पेज भी होती है। आप उसको जो है वो टेक्निकल SEO, नॉन टेक्निकल SEO, ये डीपर टर्म्स हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप मार्केटिंग की डिग्री कर लें या स्पेशलाइजेशन कर लें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज आपको SEO नहीं सिखाएंगी। आपको फील्ड में जाकर के ही सीखनी पड़ेगी किसी कोर्स के थ्रू। सो अगर आप डायरेक्टली SEO सीख लें, और बहुत सारे जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको जॉब्स जो है वो बाआसानी मिल जाती हैं। फिर एक और टर्मिनोलॉजी है UI एंड UX, यूजर्स इंटरफेस और यूजर्स एक्सपीरियंस। एक वेबसाइट स्क्रीन पर दिखती कैसे है, दैट इज यूजर्स इंटरफेस। आप उसके डिजाइनर बन सकते हैं। UX, दैट इज यूजर्स एक्सपीरियंस, कि आप किसी बटन पर क्लिक करेंगे तो खुलेगा क्या, दैट इज यूजर्स एक्सपीरियंस, उसकी फंक्शनैलिटी आप बनाते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। और तमाम तरह आजकल के जो जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उसमें डेवऑप की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और जो लीडर्स हैं इस फील्ड के अंदर, वो रिकमेंड करते हैं कि आप डेवऑप्स के कोर्सेज ज़रूर करें। उससे आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मौके जो है वो मिल सकते हैं इन द फ्यूचर, और डॉलराइज्ड इनकम इन तमाम तर प्लेटफॉर्म्स। पाकिस्तान में बैठ के आप डॉलर में कमा रहे हो तो क्या ही जिंदगी, शानदार जिंदगी आप गुजार सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो कि आप सीख सकते हैं। शॉर्ट कोर्सेज हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, थोड़े से पैसे खर्च करके भी आप ये सीख सकते हैं ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। ये उन लोगों के लिए था, उन बच्चों के लिए था जिनका पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट लो होता है। तो हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद है। अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, एक अब ऐसे मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं हम, जिसके ऊपर बात करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है और बहुत कम की जाती है। इवन दो कि ये एक ऐसा काम होता है, एक ऐसा पेपर होता है, मैं तो कहूँगी कि जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे सोसाइटी में इसको निगलेक्ट किया जाता है। मैं बात करूँ निकाहनामे के हवाले से कि निकाहनामा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ साइन कर देते हैं, हमें नहीं पता होता कि इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी शिक्के मौजूद हैं जो कि लड़के के लिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और लड़की के लिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हम बाकी हर चीज़ के ऊपर टाइम लगा रहे होते हैं, पैसा लगा रहे होते हैं पूरी शादी के ऊपर, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसा पीस ऑफ पेपर होता है कि जिसके ऊपर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस पेपर की वजह से ही दो लोग आपस में जुड़ रहे होते हैं, निकाह हो रहा होता है, तो हम उसी को निगलेक्ट कर देते हैं। तो उसमें कितनी शिक्के मौजूद होती है, किस तरह की शिक्के मौजूद हैं हमारे निकाहनामे के अंदर, उसकी हैसियत क्या है, और जो शिक्के काट दी जाती हैं हमारे जो मौलवी हजरात की तरफ से बग़ैर किसी को बताए पहले ही क्रॉस लगा दिया जाता है, वो उसके ख़िलाफ़ क्या कोई कार्रवाई हो सकती है और ये क्यों होता है। ये तमाम तर चीज़ें जिसके ऊपर हमने बात करनी है, इस पर बात करने के लिए एडवोकेट अली खलील ने आज हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। अली, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अली? ये जो निकाहनामे की शिक्के हैं, इनकी कानूनी हैसियत क्या है, सबसे पहले तो ये बताइए। अच्छा, देखिए कि जो निकाहनामा दरअसल एक कॉन्ट्रैक्ट है जी। निकाह चूंकि एक लड़का या लड़की एक दूसरे को जब ऑफर करता है, वन पार्टनर सेकंड पार्टनर उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। अब हम इसको सबूत बनाने के लिए, ताकि इन फ्यूचर अगर मामला लिटिगेशन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास एविडेंस क्या होगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है निकाहनामा। अब निकाहनामा का जो बेसिक पर्पस मैं कानून की नज़र से देखूं तो इसके एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की है। कॉन्ट्रैक्ट में जो दो तीन चार पॉइंट्स हैं जिनको हम अपने जहन में रखते हैं, जिसके लिए जो कि रिक्वायरमेंट्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसीडरेशन है, फ्री विल है। ओके, ठीक है। अब फिर ऑफर आ रही है, दूसरा पार्टनर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, सही है। ऑफर लड़की लड़के को कर सकती है, लड़का लड़की को कर सकता है। एक्सेप्टेंस आ गई सेकंड पार्टनर की तरफ से। नेक्स्ट आगे कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या है? कंसीडरेशन जो उसके एवज में आ रहा है उसको हम यहाँ पे कहते हैं हक महर। हक महर को हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं एज अ कंसीडरेशन। एंड द फोर्थ वन इज द फ्री विल, कि उसमें से किसी भी पार्टनर के ऊपर कोई प्रेशर या अनड्यू प्रेशर की इस तरह की हालात ना हो कि जिसमें वो मजबूरी में आकर या बमरे मजबूरी उससे ज़बरदस्ती अंगूठे लगवा रहे हैं, एक्सेप्टेंस कर रहे हैं। ये रिक्वायरमेंट्स को जब हम फुलफिल करते हैं, उसके बाद फिर जब दोनों पार्टनर्स को साइन करते हैं, देन उस पर जब विटनेसेस अपने साइन करते हैं तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जिसको हम लोग निकाहनामा कहते हैं। निकाहनामा कहते हैं और उसकी ये कानूनी हैसियत है। अच्छा, लेकिन इसमें पूरा जो जैसे मैंने बात की कि हम बाकी हर चीज़ कर लेते हैं, जब शादी हो रही होती है पैसा लगा देते हैं इतना शादी पे, टाइम हम इतना लगाते हैं, हर चीज़ बड़ी परफेक्ट होती है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसको कोई भी पढ़ता नहीं है कि इसके अंदर कितनी शिक्के मौजूद हैं, क्या क्या उन शिक्कों के ऊपर लिखा हुआ है, क्या क्या वो चीज़ें आप आगे जाके आपके क्या काम आ सकती हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए। तो इसकी शिक्के पढ़ना कितना ज़रूरी है, और दूसरा ये कि इसमें कितनी शिक्के मौजूद हैं। अच्छा, देखिए कि इसके जितने भी शिक्के हैं हर एक के पीछे कोई ना कोई मकसद है। अच्छा, अब होता क्या है कि 99.9 केसेस में दुल्हा या दुल्हन जिनका वो पढ़ते नहीं है, इवन को ये भी नहीं पता इसमें कॉलम्स कौन कौन से मौजूद हैं, वो जस्ट साइन करते हैं और वो उसमें मामला खत्म कर देते हैं। हमारे यहाँ पे रिवाज नहीं है ना। हाँ, इवन वहाँ पे उसको मौके पर पढ़ना शुरू कर दे, उसको बुराई समझेंगे यार। इवन दो एग्जैक्टली, या फिर आप घर वालों से डिमांड कर दो ना कि पहले हमें पढ़ा दे, तो वो कहते हैं अब क्या जरूरत है इसकी पढ़ने की। दरअसल इसमें जो कॉलम्स ऐड किए गए, मैं समझता हूँ कि वो दोनों मियाँ बीवी के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की एक ज़मानत होती है। ठीक है, कि इन फ्यूचर अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता कोई इश्यूज आते हैं तो आपको पता हो कि हमने आपस में एग्रीमेंट्स किए थे, जो पॉइंट्स लिखे थे वो क्या थे। इवन दो के लोग ये भी करते हैं कि अपने निकाहनामा की कॉपी ही रिसीव नहीं करते। लाइक मेरे पास अभी केस था रिसेंटली, उसमें दोनों में अनबन हुई। लड़की ने कोर्ट में जाकर मुतालबा किया जी किसी ने मुझे निकाहनामा में ये प्रॉपर्टी लिखी थी, घर लिखा था, प्लॉट लिखा था, मेरा वो दिया जाए। लड़के ने मुझसे रब्ता किया जी, उस टाइम तो सिर्फ 10,000 रुपये हक महर था, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। तो जब वो मैंने कहा यूनियन काउंसिल में जाकर निकाहनामा निकलवाएं। ठीक है, उसने यूनियन काउंसिल में जाकर निकाहनामा चेक किया तो उस निकाहनामा में वो सब कुछ लिखा हुआ था जो लड़की मुतालबा कर रही थी। इट्स मीन के लड़के ने पहले उसको कभी देखा ही नहीं, उन्होंने उस टाइम ही जैसे भी करके किसी उनकी फैमिली मेंबर ने लिख दिया। जब उसको कोर्ट में लेके, कोर्ट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि लड़के के लंबे नहीं था, वो लड़के ने तो नीचे साइन किए हुए। हाँ, क्योंकि वो लिखा हुआ है। अब होता क्या, इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है कि हम तमाम कॉलम्स को पढ़ें, पढ़ लेने के बाद जो कॉलम हमारे काम का नहीं है हम उस पर क्रॉस कर दें।
अच्छा, क्रॉस करने का मकसद ये होगा कि नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर कोई लिख ना पाए। ये पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो निकाहनामा में अक्सर चीज़ें इन फ्यूचर एक मल्टीपलिटी की तरफ जाती हैं, वो दो चीज़ें हैं। एक, जब हम लोग जाते हैं कॉलम नंबर 13 में जो हक महर का है, उसके बाद एक नेक्स्ट आता है कि इसके अलावा कुछ अदा किया गया, वहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दी जाती है। अक्सर लोग लिखवा लेते हैं, वहाँ शर्त कोई ना कोई लिख दी जाती है। माँ सवाई, वैसे भी लिखवा सकते हैं, माँ सवाई इसके कि अक्सर लोग जो बेवकूफ़ी करते हैं वो ये करते हैं कि वहाँ पे लिखवा देते हैं कि लड़का अगर तलाक देगा तो उसके बदले यही होगा। जबकि इसमें सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं कि किसी भी सूरत में लड़के को तलाक, उसका एक राइट है, उससे नहीं आप रोक सकते कि वो तलाक देगा तो उसको उसके बदले ये पे करना पड़े, ऐसा नहीं लिख सकते। लेकिन अब लोग मिक्सअप क्या करते हैं, हक महर को जो गिफ्ट का कॉलम है इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। इन फ्यूचर जब लड़की खुला की तरफ जाती है तो वो हक महर अपना ये जो अगर अमाउंट हुई वो मुतालबा नहीं उसमें कर सकती। हाँ, वो दस्तबरदार हो जाती है। एग्जैक्टली। अब लड़का यहाँ पे ये समझता है कि जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी उससे भी दस्तबरदार हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। अच्छा, प्रॉपर्टी आमतौर पर लिखी होती है गिफ्ट वाले कॉलम में। हाँ, आमतौर पे निकाह के वक्त हम लोग उसको गिफ्ट वाले कॉलम में लिखते हैं। तो वो जो गिफ्ट के कॉलम में जो गिफ्ट प्रॉपर्टी थी वो उसको देनी पड़ेगी। हक महर की हद तक उसका अमल दरामद होगा। हाँ, या फिर अब ये कर लें कि हक महर वाले खाने में ही प्रॉपर्टी का जिक्र कर दें। अच्छा। लेकिन हम इन दोनों चीज़ों को डिफरेंट फर्क करते हैं पहले। हाँ। ना लड़के को पता होता है ना लड़की को पता होता है असल में हमारे साथ हो क्या रहा है। अच्छा। तो इन फ्यूचर इस किस्म की लिटिगेशन मल्टीपल सामने आती हैं। तो ये प्रॉब्लम फिर बाद में फेस करनी पड़ती है कि खुदा ना खास्ता कि लड़की अगर खुला फाइल करती है या लड़का तलाक देता है तो बाद में पता चलता है कि ये प्रॉब्लम हुई हुई है, निकाहनामे में तो ये चीज़ें भी दिखी हुई हैं, अब हम क्या करें। तो ये अब जैसे आपने कहा कि पढ़ के अगर आपको कोई शेक या कोई कॉलम आपने नहीं उसको एक्सेप्ट कराना तो उसको आप कट कर सकते हैं। बट ऐसे कुछ कॉलम्स हैं जो कि निकाहनामे से पहले ही जो निकाह खान होता है वो खुद ही कट करके लेकर आते हैं, क्योंकि लड़का लड़की तो नहीं पढ़ते हैं, वो जो जितने भी कॉलम्स होते हैं तो वो जो पहले से ही कट करके लेकर आए होते हैं उसका क्या करना चाहिए? असल में उसके पास कट करने का राइट नहीं है। हाँ, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। बाद उसके पास राइट नहीं है, वो कर रहे हैं। वो कर किस लिए ला रहे हैं कि एक रस्म चल रही है, वो हर एक के साथ ऐसा हो रहा है, कोई बोलते ही नहीं है। अदरवाइज आपका राइट है, आप उसको कह सकते हैं कि सर हमने यहाँ पे चेंजिंग करनी है तो नया फॉर्म लेके आए। अब नए फॉर्म को अपने मुताबिक लिख सकते हैं, ये लिख सकती हैं। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ अगर आपको कमी पेशी इस तरह की फेल होती है, बजाय अच्छा होता क्या है, उन मौकों के ऊपर हम लोग इमोशनली इतने अटैच्ड होते हैं कि हमें लगता है कि हम ऐसी बात करेंगे सब कुछ तबाह हो जाएगा, हम डर रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके पास चाहे 2 बंदों की बारात मौजूद है या 10,000 बंदों की बारात मौजूद है, शादी एक लड़के और लड़की की हो रही है, ये एग्रीमेंट उनके दरमियान है, बाकी आप लोग सब लोग सिर्फ खाना खाने के देखने के लिए गए हुए हैं, बस आपका और किसी का कोई मकसद नहीं है। असल में वो 2 लोग हैं, तो उन 2 लोगों को ही फैसला करना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। और अगर उसमें कोई लिखवाते हैं या लिखवाती है तो हमें उसकी बुराई नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसका हक समझ के उसको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, सुनने में ये भी आता है कि निकाहनामे के अंदर एक ऐसा भी कॉलम मौजूद है जिसमें ये लिखा गया है कि औरत भी मर्द को तलाक दे सकती है, ऐसा है? बिल्कुल है। अच्छा, ये कॉलम नंबर 18 जहाँ तलाक तफवीज़ हम उसको कहा जाता है। अच्छा। इसमें आल-दो के कुछ उलमा ने इख्तिलाफ भी किया। अच्छा। लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च की, वो ये कहते हैं कि मोस्ट लोगों ने इसको सपोर्ट किया, ठीक है, कि ये ठीक है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अब देखिए कि जो निकाह तलाक तफवीज़ का राइट जो तफवीज़ कर रहा होता है मर्द औरत को, आम तौर पे मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि 99 लोग जो लोग होते हैं उसको ऑलरेडी क्रॉस कर देते हैं। हाँ। अब इसका मकसद क्या था कि जिस तरह से हम लोग अमूमन देखते हैं कि अगर तो कोई लड़का लड़की से लैदगी चाहता है वो उसको डिवोर्स करता है, इसी तरह कोई लड़की लैदगी चाहती है फिर वो लोग खुला फाइल करते हैं कोर्ट में जाके, फिर 2-3-4 माह का प्रोसीजर, उसके बाद यूनियन काउंसिल, मल्टीपल प्रोसीजर्स होते हैं। इसका निकाह तफवीज़ का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि लड़का खुद से राइट देता है अपनी बीवी को कि वो भी चाहे तो मुझे तलाक दे सकती है। उसी तरह ही वो स्टाम्प पेपर लेके जैसे लड़का पकड़ता है और उस पर वो करता है तहरीर कि मैं इस बिना पर इसे लैदगी चारों में से तलाक कर रहा हूँ। लड़की भी वैसे ही कर सकती है अगर उसको राइट मिला होगा, और वो जो राइट है दरअसल वो मर्द ने ही उसको दिया हुआ है, उसने नीचे साइन किया है मैं इसको ये राइट दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब लोग भी यहाँ पे ये लड़के वाले भी उससे पहले समझते हैं कि ये हमें होता है ना कि हमें तो पसंद नहीं है, मायूब चीज़, हम पहले तलाक का जिक्र कर दें तो ऐसा क्यों करें, तो वो डर रहे होते हैं, सारे मामला होते हैं या हिचकिचाहट होती है। मैं समझ तो होने भी ये वाला कॉलम तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि पहले से ही कट होके आता है। ये मौलवी साहब की तरफ से पहले ही कट हो जाता है। लेकिन हम चाहें तो राइट लड़की को दे सकते हैं, लड़की के पास ये राइट मौजूद होता है, तो ये आप राइट ले सकते हैं। नहीं तो इसमें अगर ये राइट किसी खातून को मिल जाता है, अनफॉर्चुनेटली मिलता नहीं है, लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा है बंदा जिसको मिल गया ये, उसने दे दिया अपनी बीवी को राइट, तो वो फिर खातून तलाक देगी जैसे मर्द ही तलाक देता है। और मतलब उसका फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा कि जो जहेज़ है या जो
प्रॉपर्टी है जो अगर उसके नाम हुई है, गिफ्ट्स हैं या हक महर है, तो उसका क्या सीन होता है फिर, वो भी कोई थोड़ा सा डिटेल में बता दें। मैं ये बता देता हूँ, जैसा कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि अगर लड़की खुला ले रही है, हाँ, तो वो अपना तो उसका वो इंटैक्ट है, वो खत्म। इसमें वो चीज़ नहीं है। अच्छा, इसमें वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। ओके, मैं एक मज़े की बात तो मुनीबा, आपको हम लोग खुला के लिए बहुत से गलत तरीके इख्तियार करते हैं बाद में। पहले हम लोग ये राइट भी देने के लिए तैयार नहीं है, जो कि उसके बाद लीगल राइट है। ठीक है। बाद में हम गलत, लाइक खुला के केसेस में मैंने अक्सर देखा है, कुछ वकला साहिबान उनको सपोर्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, लड़की का एड्रेस गलत मेंशन करते हैं, लड़के को नोटिस नहीं करते, लड़के को सुनते भी नहीं है। जब खुला पे ज्यादा इख्तिलाफ है इस कॉलम के बजाय, कि अगर लड़के को आपने सुना नहीं है तो आप खुला को लोग कहते हैं कि तलाक नहीं है। सही है, वो कोर्ट भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जी, तो हम उस तरफ नहीं जाते, तो इनलीगल मींस की तरफ जाके हम लोग रिश्ते को खत्म करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये कुछ नुकात थे खासतौर पर निकाहनामे के हवाले से कि आप उसको पढ़ा करें और उसकी शिक्के कितनी मौजूद है, क्या क्या लिखा हुआ है। अली खलील हमारे साथ मौजूद है। अली, थैंक यू सो मच कि आप आए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।